नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश की आवाज। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज से क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। जैसे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक मैच चल रहा है, वैसे ही एक मैच मध्य प्रदेश में चल रहा है, एक मैच दिल्ली में चल रहा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी इंडिया अलायंस एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। दिल्ली में इस वक्त जबरदस्त एक्शन है। ईडी संजय सिंह को लेकर अदालत पहुंच चुकी है और जैसे वनडे मैच में हर पल स्कोर बदलता है, वैसे ही आज हर पल खबर भी बदल रही है। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के धार में थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जबलपुर में रैली कर रहे हैं और ये सारा एक्शन मिलकर यही इशारा कर रहा है कि देश में इलेक्शन की पिच तैयार हो चुकी है। देश की जनता के बीच में क्या चल रहा है, ये हम आपको बताएंगे। जो सियासी मैच 2024 में खेला जाना है, अगर वही मैच आज हो जाए तो फिर विनर कौन होगा इस मुकाबले का? मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या कोई और? हम इंडिया टीवी और सीएनएक्स का आपको सबसे ताजा सर्वे दिखाएं, उससे पहले दिल्ली की आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको अपडेट कर दें। खबर है कि संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हो रही है और इस वक्त सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज ईडी उनकी रिमांड मांगेगी, लेकिन पेशी के लिए जाते वक्त संजय सिंह को मौका मिला कि अपनी कोई एक बात वो कह सकें, तो उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाया और कहा कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सबको गिरफ्तार करवा रहे हैं। हम आज का ये ओपिनियन पोल क्या कहता है, इसके आंकड़े आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले जरा देखिए संजय सिंह को कोर्ट में लाया जा रहा था। संजय सिंह उस वक्त क्या कह रहे थे? क्या है मोदी जी का? हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा। संजय जी क्या कहना चाहेंगे साहब? संजय जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। क्या है मोदी जी का? हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा। संजय जी क्या कहना चाहेंगे साहब? संजय जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कल संजय सिंह के घर गए थे। उन्होंने बाहर निकलकर यही बात कही, नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। आज संजय सिंह ने कहा मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। संजय राउत, वो भी पहले एक मामले में जेल जा चुके हैं, उन्होंने भी कहा मैं तो भुगतभोगी हूं इस बात का, मुझे भी गिरफ्तार किया था, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता विपक्ष का आपको यही लाइन रिपीट करता हुआ मिलेगा। और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? आज की सभा में भी उन्होंने कहा चोरी की है तो जेल तो जाओगे। अब इन सारे मुद्दों का जनता के बीच में क्या असर है? तो आज हमारी कोशिश यही है, और आपको मैं बता दूं, आप स्क्रीन पर इस वक्त जो कुछ देख रहे हैं तमाम राज्यों में अभी आपको 0-0 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ये एग्जिट, माफ कीजिएगा, आज के सर्वे के नतीजे आएंगे तो ये खाने भरते चले जाएंगे, लेकिन हम बड़ी डिटेल में बात करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये राज्यों का चुनाव जो होने जा रहा है वो तो अलग बात है। लोगों के बीच एक ही सवाल है, नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, या कोई और इस बार आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ दिखाई देगा? और इसका जवाब देने की या उसका इशारा क्या है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। भावेश झा, जिन्होंने ये सर्वे किया, सीएनएक्स से हमारे साथ हैं, जरा तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भावेश, स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी स्वागत है। विजय त्रिवेदी जी, विजय जी का स्वागत। और सज्जन कुमार जी हमारे साथ हैं। सज्जन, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो हमने आपको तस्वीरें अभी दिखाई थी और नेता लोग जो बात कर रहे हैं उसके बारे में हमने बताया, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं। आपको लगता है कि जो करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर इतना माहौल बनता है, कोई आरोप लगाता है इसने चोरी की, किसी को जेल में डाला जाता है, कोई कहता है कि नहीं ये तो जोर जबरदस्ती हो रही, जैसा संजय सिंह कह रहे हैं, इसका इलेक्शन पर असर पड़ता है? आपको लगता है चुनाव पर भ्रष्टाचार के किसी मामले का असर पड़ता है? पड़ता है, आपको लगता है? तो देखिए, इस वक्त तो सबसे ज्यादा जोर इसी बात का है देश के अंदर कि क्या वाकई में जिसने चोरी की वो जेल जाएगा, और जो जेल जाएगा वो तो चिल्लाएगा। आपके सामने मैं पहली जो स्टेट्स रखने जा रहा हूं, वहां बीजेपी का स्कोर थोड़ा कम रहता है। 2014 में भी ऐसा ही दिखा था, 2019 में भी ऐसा ही दिखा था। कुछ इस बार बदलने जा रहा है क्या? शुरुआत आइए करते हैं उन राज्यों से। आज की खबर है दिल्ली का शराब घोटाला, इसके तार जिन राज्यों के साथ जुड़े हुए हैं वो राज्य हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन वो आंकड़ा क्या कह रहा है आज के सर्वे का, मैं आपके सामने रखूं ये, क्योंकि बताना जरूरी है कि ये सर्वे कब किया गया। तो 20 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर यानी कल तक ये सर्वे चला। 20 सितंबर वो तारीख जब विशेष सत्र संसद का चल रहा था दिल्ली में। सैंपल साइज है 54,250, इसमें 28,309 पुरुष हैं, 25,941 महिलाओं की राय इसमें ली गई है। 310 लोकसभा क्षेत्र, 543 में से 310 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर यह सर्वे किया गया है। इसमें कुल 775 असेंबली सेगमेंट्स में जाकर लोगों की राय पूछी गई है और 7,750 पोलिंग स्टेशंस तक
ये सर्वे की टीम के सदस्य वो पहुंचे हैं। और आइए अब सर्वे की शुरुआत करते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में शुरुआत तेलंगाना से हम करेंगे। तेलंगाना की 17 सीटें क्या कह रही हैं? आज अगर चुनाव हो जाएं तो लोगों का जवाब क्या है? तेलंगाना में हम सब जानते हैं केसीआर की सरकार है और 2019 के चुनाव में उन्हीं को अधिकांश सीटें मिली थी। सबसे पहले वोट शेयर आपके सामने हम रख रहे हैं। तेलंगाना में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितना वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अब तो बीजेपी को 28% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तेलंगाना में आज की तारीख में। बीआरएस को 40% वोट, यानी केसीआर की पार्टी अभी भी नंबर 1 दिखाई दे रही है, 40% वोट। कांग्रेस पार्टी को 23% वोट मिल सकता है, एआईएमआईएम को 3% और अन्य को 6% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी दिलचस्प होगा देखना कि ये सीटों में कैसे तब्दील होता है ये वोट शेयर। तो फिलहाल आपके सामने ये वोट शेयर 28% वोट बीजेपी का, ये 19 से बढ़ा है या उसी के आसपास है। आपको एक तुलना भी हम इसकी करके दिखाएंगे। तो ये वोट शेयर है आपके सामने तेलंगाना का। आइए अब बात करते हैं सीटों की। 17 सीटें हैं और इस बार अगर चुनाव में अगर आज चुनाव हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, जो कि 2019 से 2 ज्यादा हैं। यानी तेलंगाना में बीजेपी अपना फुटप्रिंट बढ़ा सकती है, अपना ग्राफ ऊपर ले जा सकती है और बीआरएस की सीट 1 कम हो सकती है, 9 से घटकर 8 हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की भी 1 सीट कम होती हुई दिखाई दे रही है और असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट निकाल लेंगे, ये दिखाई देता है हैदराबाद की। इसके अलावा उनको किसी और सीट पर बढ़त मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीजेपी तेलंगाना में 2 सीटों का इजाफा करती हुई दिखाई दे रही है अपनी टैली में। यह बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी। और जैसा मैंने आपको बताया, जो शराब घोटाले का जितनी चर्चा हो रही है आज, जो बड़ी खबर है, इसके तार जो हैं कहीं ना कहीं तेलंगाना के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसमें जो के कविता है उनका नाम भी, जो केसीआर की बेटी हैं उनका नाम भी इस पूरे सिलसिले में आ रहा है सामने। तो तेलंगाना में इस वक्त बीजेपी का ग्राफ ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन जी की राय सबसे पहले इस पर जानना चाहते हैं। तेलंगाना में बीजेपी 4 से बढ़कर 6 हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि ये हम लोगों ने जो पिछला सर्वे बात की थी और आज जो सर्वे बात कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपना ग्राउंड रिक्लेम कर रही है। 4 सीटों पर थी, लेकिन बीच में उसकी जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। लग रहा था कि तेलंगाना में जो उसको पार्टी अध्यक्ष बदलना पड़ा, प्रदेश का संजय बांदी की जगह जी किशन रेड्डी, जिस तरह से वहाँ एक आक्रामकता थी वो थोड़ी सी कम होने लगी थी। तो लगा कि कहीं कुछ मिसिंग सा हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में और विशेष करके अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई है, और चूंकि आपने बताया कि 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का ये सर्वे है, शायद अब फिर से प्ले में आमने सामने सिर्फ 2 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और केसीआर। केसीआर के साथ एक मुश्किल यह है, जब लंबे समय तक आप सत्ता में रहते हैं, महत्वाकांक्षा उनकी राज्य से राष्ट्रीय पार्टी बनने की, ऐसे में संकट हो जाता है अगर कोई करिश्माई काम आप नहीं कर रहे हो। और ऊपर से अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी आक्रामक पार्टी है, जो जीएचएमसी के चुनाव में जो टीआरएस के नेताओं को तोड़फोड़ किया उन्होंने, वो सब कुछ अब दिख रहा है। लेकिन यहां मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस को मैं थोड़ा बेहतर होते हुए देख रहा था, वो क्यों नहीं कर पा रही है? ये एक जरूर बात है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना से बड़ी उम्मीदें हैं और उनको शायद ये लग रहा था कि वो थोड़ा ऊपर आएंगे तो नंबर 2 पे भाजपा और कांग्रेस लगभग बराबर दिखेंगे। देखिए, जब राज्य के चुनाव की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां पर काफी प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि इनफैक्ट उस नैरेटिव में बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही थी। नरेंद्र मोदी ने वापस बीजेपी को चैलेंजर के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। लेकिन जब लोकसभा का सवाल है, भावेश, आपने ये सर्वे किया, एक स्ट्रांग रीजनल पार्टी, वो भी केसीआर जैसा, जिसका जितना दबदबा हो राज्य के अंदर, 2 चुनाव आप लगातार जीते हो, आपकी मांग पर राज्य बना हो, यानी सबसे बड़ा आंदोलन आपका था राज्य बनाने का। और उसके अलावा 2 वो नेशनल पार्टीज जिनके बीच में हम सब जानते हैं मुकाबला, जो मुख्य मुकाबला है वो होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस उसमें काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी बढ़त बना रही है, वो भी साउथ के एक राज्य में, खासतौर पर दक्षिण के राज्य में। इसको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? देखिए, 2 बातें। एक तो आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस पिछड़ती हुए जाए। जो कांग्रेस का 1 साल पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति में कांग्रेस लगभग शून्य पे जा सकती थी। आपको ये जो 2 सीटें दिख रही है कांग्रेस की, वो जस्ट क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने अभी हाल में चुनाव जीता, उसका इफेक्ट फिर से उनके जो पार्टी कार्यकर्ता उसमें एक तरह का एनर्जी वापस आई है। बीजेपी फिलहाल जो 6 सीटें, वो हम अभी जुलाई में के तो उसमें भी 6 सीटें थी। उसके बाद उससे पहले भी हम जब 1 साल पहले कर रहे थे उसमें भी लगभग 6 सीट। तो बीजेपी के लिए फिलहाल एक ये स्टेटस को है कि बीजेपी
बीजेपी अपने आप को वहां पे और ज्यादा बढ़ा नहीं पा रही। दूसरी बात, जहाँ असेंबली और लोकसभा में एक अलग अलग वोटिंग पैटर्न का मतलब है। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे जो भी बीजेपी को वोट मिले वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे मिले। वहां पे जिस तरह केसीआर की गवर्नमेंट रही है, जहाँ पे जिस तरह के आप देखेंगे अपीजमेंट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है वहां पे, इसलिए आप देखेंगे कि वो केसीआर का गठबंधन एआईएम ओवैसी के साथ रहता है। अब जो एएमआईएम पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाओ तो 100 सीटों पे किसी और राज्यों में लड़ते, वहां पे सिर्फ 8 सीटों में लड़ती है। और दूसरी बात, वो सपोर्ट करते केसीआर को। इन सब चीजों को देखते हुए लोग वहां पे एक हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स को बीजेपी वहां बढ़ाने में कामयाब हुई, लेकिन वो सिर्फ उसका सीमित दायरा है जो सिर्फ लोकसभा। अगर बीजेपी 19 के मुकाबले 4 से बढ़कर 6 होती है आपके सर्वे के मुताबिक, तब भी आप मानते हैं बीजेपी की अपेक्षा से कम है ये प्रदर्शन? बिल्कुल कम है, क्योंकि बीजेपी जैसे मैंने आपको कहा कि 1 साल से बीजेपी का जो वोट शेयर है वो लगभग स्टेटस को है। बीजेपी यदि यहाँ पे जैसे अभी कहा संजय बांदी कुमार को जिस तरह हटाया गया और उस तरह जैसे कर्नाटका में जो रिजल्ट आया, वो यदि ये 2-3 चीजें डेवलपमेंट नहीं होती तो बीजेपी और अच्छा कर सकती थी वहां पे। विजय जी, आप इस बात कुछ कह रहे हैं? एक छोटी सी टिप्पणी देखिए, भावेश जी अगर इतनी उम्मीद कर रहे हैं तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इनको कुछ दिखा होगा वहां, लेकिन तेलंगाना में पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की ग्रिप जिस तरह से छूटी है, अगर वो 6 सीटें जीत रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक खबर है। दक्षिण के राज्यों में, कर्नाटक सहित सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन बचाना मुश्किल है। उसमें अगर एक राज्य में इतनी ताकतवर पार्टी के सामने वो बढ़ रही है तो इसका मतलब कि वो बहुत बेहतर कर रही है। एक चीज और इसमें ऐड कर दें, क्योंकि जुलाई में हमने सर्वे किया था, आपको दिखाया था, तो जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में तेलंगाना में बीजेपी के लिए कुछ बदला नहीं है। 6 तब भी 6 था, आज भी हम 6 पर ही दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने बड़ा जोर लगाया राज्य के अंदर, बड़ी सभाएं हुई हैं कांग्रेस पार्टी की वो राज्य के चुनाव के लिए हालांकि, लेकिन फिर भी पार्टी ने वहां पर अपने आप को विजिबल बनाया है बहुत ज्यादा। लेकिन बीजेपी होल्ड ऑन कर रही है, फिर भी वो कहते हैं बीजेपी की अपेक्षा से एक कमतर परफॉर्मेंस है। देखिए, बीजेपी को और तेलंगाना को 2 तरह से समझना चाहिए। तेलंगाना में जो टीआरएस पार्टी है, जब राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के साथ बीआरएस पार्टी हो गई है, भारत राष्ट्र समिति जो पार्टी हो गई है, उनका मकसद था कि प्रधानमंत्री के सामने या एनडीए के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर पर वो नेता के तौर पर उभर कर आए केसीआर साहब। केसीआर साहब को लेकर जो अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले रैली में जिक्र किया कि केसीआर खुद एनडीए में आना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया, और उसके बाद फिर बात हुई शराब घोटाले की, जिसमें कविता जी जो उनकी बेटी हैं, उनको तार कितने जुड़ रहे हैं, कितने समझ में आएंगे, ये थोड़े दिनों में समझ में आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर तेलंगाना में 2 चीज़ें केसीआर के फेवर की है। एक उनकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, वो एमआईएम के साथ मिलके हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को एक तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी फ्रीबीज की जो योजनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। यदि उत्तर भारत में हम चर्चा करते रहते हैं मध्य प्रदेश की, और ये उससे बहुत ज़्यादा आगे केसीआर की फ्रीबीज की वहाँ पर योजना है, जिसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों में वहाँ पर एक बड़ा मजबूत अध्यक्ष दिया था बंडी को, जिससे पार्टी का जो कैडर है वो भी एक्टिव हुआ था, उनका जो वोट बैंक था वो भी बढ़ा था। लेकिन कुछ परेशानियां हुई और उनको बदलना पड़ा, जीके रेड्डी को लेकर आए, उससे थोड़ी सी उनको परेशानी है। लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, ये नतीजे आपके लोकसभा के लिए ठीक हो सकते हैं। क्या विधानसभा के जो चुनाव अभी होने वाले हैं उसमें भी यही रहेंगे? मुझे लगता है वहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे हो सकती है। ये तो हम लोकसभा के नजरिए से ही सर्वे हुआ, बिल्कुल लोकसभा के लिए। लेकिन इसमें बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें बढ़ रही है, 2 सीटें बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी 1 कम हो रही है, बीआरएस 1 सीट कम हो रही है। सज्जन, आप महत्वाकांक्षा देखिए केसीआर की कि उन्होंने पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति कर दिया। लोग उनकी 1 सीट लेकिन लोकसभा की कम दिखा रहे हैं, सर्वे में कम दिखाई दे रही है। यानी उनकी महत्वाकांक्षा और लोगों की केसीआर को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कहीं ना कहीं अंतर है। देखिए, इसमें इन्होंने टीआरएस से बीआरएस जरूर किया है, तेलंगाना से भारत, लेकिन आप देखिए कि बहुत ही सचेत हैं ये कि ना तो इंडिया अलायंस के साथ खुल के जा रहे हैं, ना एनडीए के साथ जा रहे हैं। और अभी बात ये आई है कि 19 तक प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 19 के बाद ये एनडीए का पार्ट होना भी चाहते थे। लेकिन यहाँ पे जो अभी बीजेपी की 6 सीटें दिखाई जा रही हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि अभी भी वहां पे बीजेपी और कांग्रेस की सेकेंड स्पॉट की लड़ाई है। और जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, उस पर निश्चित तौर पे बीजेपी जो है कांग्रेस को पछाड़ रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो लोकसभा के चुनाव में साउथ में भी आप देखें, कम से कम कर्नाटका और तेलंगाना में
प्रधानमंत्री मोदी की अपील जो है क्लियरली जो उनके काउंटर पार्ट है राहुल गांधी उनसे बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि एक तो मोदी अपील है, दूसरा आप देखिए जो ओवैसी साहब है, जैसे ही वो विधानसभा चुनाव में तो वहां के मुसलमान बट जाते हैं जो 13% हैं, लेकिन लोकसभा में ओवैसी साहब जहां जाएंगे उस तरफ मुसलमानों का झुकाव ज्यादा होगा, तो निश्चित तौर पर जो काउंटर उसका पोलराइजेशन होगा, जो थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, वो बीजेपी को फायदा दिख रहा है। तो लोकसभा चुनाव में अगर तेलंगाना में बीजेपी अपनी सीट केवल मेंटेन ही नहीं कर रही है 4 बल्कि आगे भी जा सकती है, ये दिखाता है कि साउथ में जो माना जा रहा था कि बहुत बड़ा 24 में डैमेज हो सकता है बीजेपी के लिए, कम से कम तेलंगाना वैसा संकेत नहीं दे रहा है। लेकिन क्या आप इसमें पूरा साउथ का नाम लेना क्या ठीक होगा? हम जरा आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश से ही बना तेलंगाना, 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आपके सामने आंध्र प्रदेश की 25 सीटों का सर्वे अब हम रखने जा रहे हैं। आज चुनाव हो तो वोट प्रतिशत इस हिसाब से दिखाई देता है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है जगनमोहन रेड्डी की पार्टी 46% वोट हासिल कर सकती है, 46%। तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को 42% वोट, आप यही देख लीजिए, यही मिलाकर के 88% वोट है, तो किसी और के लिए क्या बचा? 46% वोट वाईएसआरसीपी, टीडीपी 42% वोट, बीजेपी मात्र 2%, कांग्रेस मात्र 2% और अन्य को 8%। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी निराशा की बात है। आंध्र प्रदेश में तो चलिए बीजेपी ना पहले कुछ खास थी, ना आज कोई बहुत बड़ी कहीं हमको आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत ज्यादा निराशाजनक होगा। वाईएसआरसीपी के बिल्कुल बराबर खड़ी हुई आपको टीडीपी दिखाई दे रही है वोट परसेंट में, सीटों में लेकिन अब आप देखिए कितना अंतर दिखाई देता है। 25 सीटें कुछ इस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। वाईएसआर कांग्रेस को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं और ये 2019 से 7 सीटें कम है, यानी वाईएसआर कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान हो सकता है 19 की तुलना में, और ये सीधा फायदा टीडीपी के लिए है। टीडीपी 3 से बढ़कर 10 सीटों पर पहुंच सकती है, बीजेपी 0, कांग्रेस पार्टी 0, अन्य 0। तो टीडीपी एक बहुत बड़ी गेनर बनकर आंध्र प्रदेश के चुनाव में निकल सकती है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई, अभी जेल में है, इसमें उसका कितना बड़ा असर है ये भी हमको, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। 15 पर आप देखिए वाईएसआर कांग्रेस दिखाई दे रही है, 10 सीटों पर तेलुगु देशम पार्टी जो है वो खड़ी हुई साफ दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ी गेनर अगर आंध्र प्रदेश के चुनाव में कोई है तो वो तेलुगु देशम पार्टी। इसके पीछे फैक्टर्स क्या है? देखिए, इसके पीछे 2 फैक्टर है। एक तो फैक्टर जो अभी गिरफ्तारियां हुई है चंद्रबाबू नायडू की, उससे एक तरह का इमोशनल जो तो कहते हैं उस कई ब्लॉक्स में वो देखे जा रहे हैं। पिछले सर्वे में भी हमने देखा था कि एक तरह का गेन जरूर हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा और उससे बढ़कर हो रहा है। उसके एक फैक्टर तो ये मैंने बताया कि गिरफ्तारियां, दूसरी है जो एक पवन कल्याण की पार्टी है, जन कल्याण पार्टी, जनसेना पार्टी, तो उन्होंने इनके साथ अलायंस की घोषणा किया। उनका एक 6-7% का फिक्स वोट बैंक है जो उनसे बहुत ज्यादा इनको हेल्प करे कुछ ब्लॉक में इनको सीटें जीतने के लिए। दूसरी बात यह है कि जब ये नेशनल पॉलिटिक्स में जैसे बीजेपी से जैसे अभी इनका अलायंस नहीं हुआ है, तो एक तरह का जो वहां पे कुछ जो माइनॉरिटी वोट है उससे भी उनको अट्रैक्शन मिला है, जिस वजह से वहां देखेंगे कि टीडीपी वहां पे ठीक है लगातार गेन जुलाई से और अक्टूबर के सर्वे में कितना अंतर आया है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जैसा भावेश ने आपको बताया इसमें बीच के कुछ फैक्टर्स चंद्रबाबू की गिरफ्तारी वगैरह वो इसके अंदर है। तो जुलाई और अक्टूबर के सर्वे में कितना अंतर आंध्र प्रदेश के सीटों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो आप जरा देखिए। तो जुलाई में 18 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस थी जो 3 घट करके अब 15 पर आ गई। इन 3 सीटों का फायदा जो है टीडीपी को सीधा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 7 से बढ़कर 10 सीटों पर पहुंच गई है। लेकिन अभी जो अलायंस आपको बताया किस किस का किससे है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बात। जनसेना पार्टी का टीडीपी से अलायंस है, बीजेपी का जनसेना पार्टी से अलायंस है, लेकिन बीजेपी और टीडीपी का कोई अलायंस नहीं है वहां पर। क्या पार्टनर चुनना जो जितनी मुश्किल बात, जितना समझ लग रहा था कि मुश्किल है बीजेपी के लिए, वही नतीजे दिखा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए इसमें बड़ा धर्म संकट सा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि कई बार नेशनल पॉलिटिक्स में राज्यसभा की सीटों का आंकड़ा सेंटिमेंटल तौर पर एक बड़ी पार्टी है, ताकतवर पार्टी है, वो आपके साथ खड़ी हो जाए, और राज्य की राजनीति में जीजा साली का झगड़ा। तो जो अध्यक्ष बना दिया है डी पुरंदेश्वरी को और चंद्रबाबू नायडू, वो एक ही परिवार के लोग हैं, वो रिश्तेदार लोग हैं। अब वहां मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू इस देश में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पर चुनाव लड़ने वाले पहले नेता हैं। हालांकि हार गए, वो हैदराबाद को साइबराबाद बना दिया था उन्होंने, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों को तो सॉफ्टवेयर में उन्होंने सब कुछ कर दिया, अपनी पार्टी का जो सॉफ्टवेयर चेंज करना था वो नहीं किया। उनके बेटे जो हैं वो भी उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी
और चंद्रबाबू नायडू अपने में ये बदलाव कर पाए तो शायद वहां कुछ हो पाएगा। नहीं तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े भले दिखा रहे हैं, अगर ये सेंटिमेंट बना रहा तो जगन मोहन रेड्डी के लिए फिर से फायदे की चीज हो जाएगी, क्योंकि पवन कल्याण एक इमोशनल, जिसको कहते हैं ना, भीड़ ले आएंगे, सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वोट में तब्दील होने की जब बारी आएगी तो आपको कोई लीडरशिप दिखनी चाहिए, एक एजेंडा दिखनी चाहिए। वो मुझे आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्टी का मिसिंग दिखता है, और कांग्रेस तो गायब है, ये उसके शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। देखिए, आज दिन ऐसा, हर चीज शराब घोटाले के साथ तो जुड़ेगी दिल्ली के, तो उसमें आंध्र प्रदेश का एक बड़ा अहम किरदार है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं जिनके बेटे पर इल्जाम था इस घोटाले में शामिल होने का, जिसको साउथ ग्रुप कहा जा रहा है, उसका एक हिस्सा वो भी थे, जो जेल गए, 2 महीने पहले बेल मिली और अब वो अप्रूवर भी बन गए। इनफैक्ट संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें माना जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा और वो सांसद साहब के जो बेटे हैं, इन्हीं के कहने के, इन्हीं के बयान के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ये आज के लिए रेलेवेंट था, इसलिए मैंने बताया। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वाईएसआर जैसे डोमिनेंट थे, आज भी डोमिनेंट है। ये दोनों ही लोग जो हैं केंद्र के नजदीक बीजेपी के होना चाहते हैं। तो मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, यदि आप अलाउ करें। कहा यही जा रहा है कि जो इनकी गिरफ्तारी जो रही है वो बीजेपी के साथ अलायंस रोकने के लिए ही हुई है। आपको याद होगा 2014 में टीडीपी और बीजेपी का अलायंस था, तो दोनों के वाईएसआर और टीडीपी के वोट शेयर में सिर्फ 3% का अंतर था, और वो 3% बीजेपी ने भर दिया था, जिसकी वजह से टीडीपी के वहां पे जीत हो गई थी। इस बार यदि टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी के अलायंस होती तो ये एक और कदम आगे बढ़ के ये अलायंस ज्यादा अच्छा कर सकती थी। तो ये इनकी जो गिरफ्तारी हुई, कहा यही जा रहा है कि इनकी अलायंस बीजेपी से ना हो, ये एक वजह, बहुत बड़ी वजह। एक शॉर्ट कमेंट विजय जी का, फिर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नायडू साहब को, जो आईटी सेक्टर को सबसे आगे बढ़ाने वाले हिंदुस्तान में शुरुआती दौर के रहे हैं, और आईटी की सबसे बड़ी बात होती है कि हर दिन अपडेट करना पड़ता है अपने जो फिगर है, सोच है, सब कुछ, थॉट प्रोसेस को, और नायडू साहब उसको नहीं कर रहे। वो डी पुरंदेश्वरी परिवार से राजनीति नहीं चलती। डी पुरंदेश्वरी भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बन गई, केवल इससे नहीं चलेगा कि वो रामाराव की बेटी है, तो उनको बदलना है। और भारतीय जनता पार्टी को अभी इस लालच में से एक तय करना पड़ेगा कि वो वाईएसआर के साथ जाना चाहते हैं या टीडीपी के साथ जाना। जब तक उनको ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस इस पूरे सीन में आउट है। वैसे ये कोई खबर वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको जानकारी के तौर पर। आप देख रहे हैं देश की आवाज, इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे, और सबसे ताजा सर्वे कल तक जिसका डेटा कंपाइल हुआ है। और अभी तक हमने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात की है। टैली आपके सामने स्क्रीन पर ऊपर चल रही है। 87 सीटों का सर्वे आप देख चुके हैं। 26 सीटें पर एनडीए बढ़त बना रही है, 26 पर इंडिया अलायंस और 35 पर अन्य बाकी दल बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से हम कुछ रिएक्शंस ले लें, कुछ सवाल ले लें आपके, फिर हम बढ़ते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के ऊपर। जी, कौन कौन, और कोई? नमस्कार सर, मेरा नाम भव्य जुनेजा है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस ने यह कहा था कि यदि कांग्रेस यह इलेक्शन जीतती है तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे फिर से लागू कर देगी। तो सर, क्या इसके जरिए आम आदमी मोदी जी को वोट की चोट देगा? कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं इसको? ये मुद्दा तो है, स्टेट लेवल पे आप देखेंगे हिमाचल असेंबली में इसका बहुत बड़ा इशू हुआ था। इवन मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इसको जोरों शोरों से उठा रही, कर्नाटक में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। तो एक मुद्दा तो है, लेकिन यही होता है ना कि लोकसभा के टाइम में ये कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा इस पे। लेकिन असेंबली इलेक्शन जब भी हो रहा है, आप लोगों के बीच में जाते हैं सवाल पूछने के लिए, तो ये उनके बीच में इशू रहता है, इसकी चर्चा होती है। लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नहीं के बराबर है इसका। लेकिन विधानसभा चुनावों में राजस्थान में भी ये बड़ा इशू है। इतने नौजवान बैठे हैं और बड़ा अच्छा इशू उन्होंने ये सवाल पूछ दिया, थैंक यू। ओपीएस मतलब क्या? देश में कुल 2.5 करोड़ कर्मचारी हैं। 1994 में संस्थागत जो कर्मचारी थे उनमें केंद्रीय कर्मचारियों का हिस्सा था 12.5%। 2012 में वो रह गया 8.5%, यानी 100 में 8.5। उनकी पेंशन की बात कर रहे हैं। इनमें से कितने लोग हैं जो आपके रोजगार की बात करते हैं? वो मुद्दा बड़ा होना चाहिए, या जिसने सारी जिंदगी कमाई की है और वो अपने बुढ़ापे का इंतजाम नहीं कर रहा है उसकी बात होनी चाहिए? आप खुद सोचिए मुद्दा कौन सा होना चाहिए। चलो ठीक, एक सवाल और ले लेंगे हम। चलिए पूछिए आते हैं। सर, जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट कहती है सबका साथ सबका विकास, आने वाले समय में देखा है कि कर्नाटक में जो हालत है कांग्रेस के आने के बाद, वही हालत इंडिया में ना हो जाए कांग्रेस के आने के बाद। इस पे आपको क्या कहना है?
कर्नाटक में क्या हालत लगती है आपको? सर नारे लगते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के जो फ्लैग्स आजकल हमने देखे हैं लहराते हुए कर्नाटक में कांग्रेस आने के बाद, भारत में भी यही ना हो जाए आगे हो सकता है, क्या पता अगर कांग्रेस आ गई जैसे पहले था। नहीं, अभी कुछ एक तस्वीरें जो वहाँ आई थी कि औरंगजेब का जो है कटआउट लगा हुआ था कुछ एक जगहों पर, या वो तलवार का कटआउट लेकर के जो है रैली या एक मार्च सा निकाला जा रहा था, शायद उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। बेसिकली माइनॉरिटी अपीजमेंट क्या कर्नाटक में माइनॉरिटी अपीजमेंट का इशू है, लेकिन इसको जनरलाइज करके नहीं देख सकते। कर्नाटक में भी जो हो रही है वो इक्की दुक्की घटनाएं उस तरह की हुई हैं, लेकिन माइनॉरिटी अपीजमेंट का एक बड़ा इशू है जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा से लड़ाई लड़ती रही है। लेकिन अब तो ये हो रहा है कि कांग्रेस भी माइनॉरिटी अपीजमेंट से कभी दूर रहना चाहती है, कभी उसके पास आना चाहती है। तो अभी वो खुद भी कंफ्यूज हैं कि कांग्रेस जो है किसके साथ जाए, क्या माइनॉरिटी के साथ वो जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और उसके बाद कांग्रेस सामने आई, उन्होंने बार बार ये सफाई दी कि नहीं, हमने तो ये बात ही नहीं की कि माइनॉरिटी को पहला हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए वो माइनॉरिटी अपीजमेंट को समझ गई है कि हिंदुस्तान की राजनीति में अब माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं चल सकता है। लेकिन हमने आप दो दिन पहले इसी सर्वे से एक हिस्सा निकाल करके दिखाया था, कितने परसेंट लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री बनाना राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को 52% 50% से ज्यादा 52% मुसलमानों का रुझान जो था वो राहुल गांधी की तरफ था। तो कांग्रेस प्रयास कर रही है नहीं कर रही, लेकिन उधर से इसीलिए वो कंफ्यूज है। नहीं, वो उसका एक और बड़ी वजह है, क्योंकि वो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी को सर्वे में 3% वोट दिया माइनॉरिटी ने, तो वो एक एंटी बीजेपी थॉट प्रोसेस है माइनॉरिटी का, कि जो किसी भी हालत में, जो आपने उसका जिक्र किया था कि सरकार की योजनाओं में 30% हिस्सेदारी है, जितनी भी लाभार्थी वाली योजना है उसमें 30% हिस्सा माइनॉरिटी को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वोट 3% मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस भी कंफ्यूज रहती है कि वोट तो हमारा ये है, लेकिन क्या इसके भरोसे मैं राजनीति कर सकता हूं देश की। अब चलिए, इन्होंने कर्नाटक की चर्चा छेड़ी तो हम आपके सामने कर्नाटक का सर्वे रखते हैं। कर्नाटक की 28 सीटें 2019 में बीजेपी ने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर किया था, 25 सीटें इसमें से जीती थी। इनफैक्ट 26 मानिए, एक सीट जो थी उनकी सहयोगी की थी। और वोट शेयर देखिए कितना इस बार बनता हुआ दिखाई देता है। बीजेपी 44%, कांग्रेस पार्टी 40%, जेडीएस 11%। बीजेपी और जेडीएस का अलायंस घोषित हो चुका है कर्नाटक में, ये मत भूलिएगा। जुलाई में जो सर्वे हुआ था तब से और अब में इतना अंतर आया है यहां पर। लेकिन भावेश ने जेडीएस का वोट शेयर आपको अलग से बताया है। और सीटों में अगर आप बात करेंगे तो अगर आप इन दोनों वोट शेयर को जोड़ दें तो 55% वोट शेयर एनडीए का बनता है। सीटों में बीजेपी की 16 सीटें, ये 2019 से 9 सीटें कम है। कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं, सीधे 9 सीटों का जंप है। जेडीएस की भी 2 सीटें आ सकती हैं आज की परिस्थिति में, 1 सीट का फायदा। तो जेडीएस को तो फायदा हो रहा है आपके सर्वे के मुताबिक, लेकिन बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। भावेश, इसकी 2 बड़ी वजह है। जिस तरह का ये अलायंस हुआ है उस तरह का देखिए, आप कर्नाटका का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आप देखेंगे, लिंगायत और वोकालिगा एक साथ वोट नहीं करती, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगी। वो लिंगायत वोट है बीजेपी का, वोकालिगा वोट है जेडीएस। वोकालिगा वोट जेडीएस का अपना कंसोलिडेटेड वोट है। अब बीजेपी के जो उड़ती हवा है कि 3 सीटें जेडीएस को दिया जा रहा है, उन 3 सीटों पे कंसोलिडेटेड वोकालिगा वोट करेगी। क्योंकि बीजेपी को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो उनको लिंगायत वोट भी मिलेगा, तो 2 सीट उनके तो निकल ले। लेकिन बाकी जो सीटें हैं, जो ओल्ड मैसूर की जो बाकी 8 सीटें, वहां पे एक तरह का खेल वहां पे ये होगा कि डीके शिव कुमार, चूंकि वो उसी कम्युनिटी से आते हैं, वो एक बड़े नेता बन के उभरे हैं और वो एक सरकार पूरी सरकार वही चलाते हैं। तो एक यही देखा जाए, जेडीएस अपना वोट नहीं दे पा रही बीजेपी को। बिल्कुल, जेडीएस का वोट ट्रांसफर नहीं होगा। और जो कर्नाटक असेंबली में देखा जा रहा था कि वोकालिगा का एक सर्टेन वोट कांग्रेस के पास जा रहा है, वो और ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। सज्जन, ये 9 सीटों का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान दक्षिण भारत में कर्नाटक में बीजेपी के लिए साबित होगा अगर यही होता है तो। नहीं, इसमें अभी की सर्वे में जो भी हो, लेकिन हमें लगता है कि तस्वीर देखिए, जब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बीजेपी का जो सीट है वो 16 के अलावे आप जेडीएस का भी माने, क्योंकि फिलहाल उनका ये हो चुका है। तो जो 9 आप माइनस दिखा रहे हैं उसमें 2 से 3 सीट तो जेडीएस के पास है, जिसके साथ वो अलायंस में चले गए हैं। और रही बात अभी ये अजम्पशन मानना कि वोकालिगा अभी बिल्कुल बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, इसका आधार ये है कि डीके शिव कुमार सीएम नहीं है लेकिन वो सरकार चला रहे हैं। एक बात याद रखिए कि वोकालिगास को बीजेपी से प्रेम नहीं है, लेकिन उन्हें सिद्धारमैया से बहुत ज्यादा चिढ़ भी है। और बात वही है, जैसे आप देखें, शरद पवार जब किसी मराठा को उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं कि इन्होंने बिट्रे किया है कॉज को, तो कम्युनिटी में एक सेंटीमेंट होता है। जब लोकसभा की बात आएगी, जब देवेगौड़ा खुद फ्रंट पे आएंगे, उस समय
सिद्धारमैया को वो हमेशा इस तरीके से अपने कम्युनिटी में प्रचारित करते हैं कि इन्होंने बिट्रे किया है। और 2018 के चुनाव में सिद्धारमैया की जो छवि थी वो वोक्कालिगा विरोधी थी। तो इन सारे समीकरण में हमें लगता है कि जो अभी हमें 9 सीटों का नुकसान दिख रहा है और जिसमें 3 सीटें तो जेडीएस की हैं, तो 6 सीटें मान लीजिए, जब देवेगौड़ा आएंगे और बाकी एक कंसोलिडेशन होगा, तो मेरा अपना मानना है कि जो ओल्ड मैसूर और बेंगलोर रीजन में है उसमें वोक्कालिगा का एक बड़ा हिस्सा फिर से शायद एनडीए की तरफ आ सकता है और ये नुकसान काफी कम होगा। मुझे लगता है कुल मिला के 3 से 4 सीटों का नुकसान होगा, बाकी बीजेपी भरपाई कर सकती है। देखिए, ये जो हमने दिखाया अंतर जुलाई से अक्टूबर का, जब अलायंस हुआ 3 सीटों का अंतर, तो हमें उसमें ही जो है सीधा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीएस जैसा आपने कहा कि वो बढ़ रही है, तो आप कह सकते हैं दूसरे तरीके से एनडीए के खाते में कुछ तो प्लस हो ही रहा है, चाहे जेडीएस के जरिए हो रहा हो। नहीं, इसमें मैं केवल एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं कि जेडीएस, आपने कहा कि जेडीएस का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा बीजेपी को। कर्नाटका में जेडीएस का वोट ट्रांसफर होना इशू नहीं है। एक्चुअली वहाँ पर लिंगायत और वोक्कालिगा 2 बड़ी कम्युनिटीज़ हैं और दोनों साथ नहीं चल सकती, ये एक बड़ा इशू होता है। तो जब जेडीएस को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा है तो ये संभावना ज़्यादा है कि जेडीएस की जितनी सीटें वो वोक्कालिगा कम्युनिटी उनके साथ जिता दे, लेकिन जेडीएस का जो वोक्कालिगा वोट है वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, ये बड़ा इशू है। तो कितनी सीट पर वो फायदा हो सकता है, तो जेडीएस की सीट एनडीए में जुड़ जाएगी, उससे वो खामियाजा आपका कमजोर हो सकता है कि भाई कुछ कम हो जाए, नुकसान कम हो जाए। और कांग्रेस ने वहां पर अभी सरकार बनाई है और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही पावरफुल लीडर हैं और अभी उनकी हवा चल रही है, तो उसका कितना फायदा वो वहां उठा सकते हैं ये उनको देखना, क्योंकि सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर हैं और डीके शिव कुमार सुपर चीफ मिनिस्टर है। अभी जरा तमिलनाडु की बात भी कर लें, हर्षवर्धन जी आप दोनों पर कमेंट कर दीजिएगा फिर। तो तमिलनाडु की भी नजर के डेटा को भी एक नजर डाल लेते हैं। 39 सीटें, बहुत बड़ा राज्य है, 39 सीट्स आती हैं। वोट शेयर में देखिए, डीएमके को 31% वोट मिल सकता है, एआईएडीएमके को 25% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को 11%, बीजेपी को 7%, पीएमके को 6% और अन्य को 20%। यहां भी जुलाई और अब तक के बीच में अंतर यह आया है कि एआईएडीएमके एनडीए से अलग हो गई है। अब वहां अलायंस नहीं है बीजेपी का और एआईएडीएमके का। तो जब हम बात करते हैं, अभी तो वोट शेयर है, सीटों में कितना अंतर आया इन दोनों पार्टियों के अलग होने का, एक नजर उस पर हम डाल लेते हैं। सीटों में आप देखिए 21 सीटें डीएमके जीत सकती है आज की परिस्थिति में, 6 जाती हुई दिखाई देती हैं। एआईएडीएमके को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस पार्टी को, यानी डीएमके और कांग्रेस अलायंस में है तो 28 सीटों का आपको ये गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएमके को 1 सीट, अन्य को 4 सीट। बीजेपी का तमिलनाडु में खाता खुलता हुआ इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हमारे पास कंपैरिजन है जुलाई से, तो हम वो भी दिखा देते हैं कि जुलाई के सर्वे में और अभी के सर्वे में कितना अंतर जो है वो आया है, जब एआईएडीएमके बीजेपी से अलग हुई है, एनडीए से अलग हुई है। ये देखिए, ये आपके सामने अब जुलाई का और अभी का जो तुलना है वो स्क्रीन पर अब आ रही है। इसमें हमको सीधे इंडिया अलायंस का 2 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और एनडीए का नुकसान, यानी सीधे बीजेपी का नुकसान था ये, अगर एआईएडीएमके अलग होती है तो वो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। हालांकि ये चुनावों के लिहाज से अभी आपको नुकसान दिखाई दे रहा होगा, चुनावों के बाद एक बार बहुत मुमकिन है कि फिर से एआईएडीएमके जो है वो एनडीए का हिस्सा बन जाए, तो वो भरपाई बाद में पोस्ट इलेक्शन जो है वो जरूर हो सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो अलग हुआ, एआईएडीएमके जो अलग भी हुई है, ये भी एक डैमेज कंट्रोल करने की एक्सरसाइज थी। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश की है, जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश की है, तो जाहिर है जो भी आपका सहयोगी होता है वो असहज होता है। लेकिन यहां सनातन के मुद्दे पर एआईएडीएमके की यह भी स्थिति नहीं है कि वो एकदम से उसके उलट स्टैंड ले। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है कि उसके नेता के अन्नामलाई, जो पिछड़ा, दलित और जो तमिलनाडु की राजनीति के लिहाज से कहते हैं ना, जो एंटी ब्राह्मणिज्म वाली पॉलिटिक्स है, वो हवा उसको नहीं मिले, उसको कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करे, उसमें सफलता उसको मिल रही। दूसरा, उनके नेता स्थापित हो रहे हैं। अभी विधानसभा में उनके कुछ नेता पहुंचे, 1 सीट उन्होंने पहले जीती भी है, तो क्या उस तरफ हो जाएंगे? हो सकता है सीट जीतते हुए नहीं दिखे, लेकिन चुनाव बाद का जो समीकरण है वो तो एकदम अलग होता है। अभी के समीकरण में भारतीय जनता पार्टी को मत प्रतिशत में लाभ होने वाला है। कर्नाटक के संदर्भ में एक जरूरी बात देखिए, मैं भावेश जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हो जाता हूं कि वोट ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती यह है कि वोक्कालिगा एक मुश्त मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करे,
इस गठजोड़ के पीछे सिर्फ और सिर्फ यह रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना इतना मजबूत आधार है और 8 से 10 सीटें, यानी जो 28 सीटें हैं उसमें 8 से 10 सीटें जिसको कहा जाता है कि देवगौड़ा जी के प्रभाव वाली हैं, यानी वो कलिगा वोटर के प्रभाव वाली हैं, अगर उसमें 3 सीटें जीत जाए और 5 सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी 20+ बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। और उसकी वो जो लड़ाई है कि क्या कर्नाटक में जो अकेला राज्य है उसका, वहां बहुत नीचे तो नहीं चली जाएगी, जो सर्वे कह रहा है कि 16 सीट 15 सीट, मुझे लगता है कि भाजपा उस तरफ देख रही है और उसको सफलता मिलती हुई दिख रही है। देखिए, तो अब आप ये देखिए, दक्षिण भारत के सभी राज्यों की बात करने के बाद 150 सीटों के ऊपर सर्वे के सीटों का नतीजा आपके सामने 154, 45 पर एनडीए, 68 पर इंडिया और अन्य जो है वो 41 पर। दक्षिण भारत की चूंकि हमने राज्यों की बात की है, जाहिर है यहां पर इंडिया अलायंस का ग्राफ ज्यादा ऊंचा जाएगा, उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर है, मजबूत है, और अलायंस बनने के बाद तो और आपको वो एक साथ होकर के सीटों का आंकड़ा बढ़िया दिखाई देगा, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें असम और नॉर्थ ईस्ट की सीटें जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपको एनडीए जो है वो कुछ इस स्थिति में दिखाई दे रहा है 45, वरना ये स्थिति जब तक अगर आप दक्षिण भारत की बात करें तो केवल और केवल कर्नाटक के भरोसे मोटे तौर पर नॉन बीजेपी स्टेट्स को आपने लिया है, असम को और नॉर्थ मोटे तौर पर नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं सभी की। कर्नाटक है, केवल साउथ में केवल एक कर्नाटक है, बाकी सभी बीजेपी को कुछ हासिल है, वो जीरो तरीके के हैं। यदि तमिलनाडु का जिक्र करें, केरल का जिक्र करें, आंध्र प्रदेश का जिक्र करें, तो इसलिए कोई बहुत खराब स्थिति एनडीए की नहीं है यदि इस फिगर को देखा जाए इन स्टेट्स के कंपैरिजन में। नहीं, ये तो जहां बीजेपी लगभग शून्य है वहां से उन राज्यों से हम लोगों ने शुरुआत की है इस सर्वे की। कुछ सवाल आप लोगों के बीच में अगर और हो तो फिर हम आगे बात करेंगे। लोग पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम इकनूर कौर है और मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो इंडियन अलायंस बनाया गया है, ये जो बीजेपी के खिलाफ है, मतलब बीजेपी से ऑपोजिशन में है, तो बीजेपी का तो रिप्रेजेंटेटिव फिक्स है, जैसे कि मोदी जी ही खड़े होंगे उनकी तरफ से, लेकिन इंडियन अलायंस का कोई वो नहीं है, मतलब अभी तक रिप्रेजेंटेटिव अभी तक बताया नहीं गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये वक्त है कि अब बता देना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या कहते हैं इलेक्शंस होंगे और फिर बाद में ऐसा कुछ हो कि अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ हाँ जी, आप जब वोट करती हैं तो आप लीडर देखकर वोट करती हैं या पार्टी देखकर वोट करती हैं? मैं अगर मैं देखूंगी, अगर बहुमत से जीत जाती हैं ये लोग, इंडिया अलायंस अगर जीत जाती है, तो मैं तो ये देखूंगी ना कि ये सारे मतलब पार्टीज हैं, तो इन सब की अलग सारी पॉलिसीज होंगी और बीजेपी के शायद उनके पास ज़्यादा पॉलिसीज ना हो, जो अलायंस जो बना रही है उनके पास ज्यादा होंगी पॉलिसीज। ठीक है, आप लेकिन लीडर होना चाहिए आपको, आपका एक कि जो भी हाँ, अगर आपने लीडर होना चाहिए, क्योंकि क्या पता बाद में ऐसा मतलब वो ना तय कर पाए, और तय तो वो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं कौन होगा। दरअसल इकनूर ये चाह रही हैं कि ये जो गठजोड़ बना है वो पहले ही टूट जाए। सारी लड़ाई तो यही है, नेता अगर चुनेंगे तो टूट जाएगा। उनका संकट समझिए, उनकी असली मुश्किल यही है कि वो नेता इसीलिए नहीं चुन रहे कि कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए नेता बाद में पोस्टपोन। सर आप बताइए कि नेता अगर बाद में ये नहीं चुन पाते हैं अगर, और देश को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा आपके हिसाब से? क्योंकि अगर ये बाद में अगर इनकी कुछ नहीं बनती किसी रीजन से और बहसबाजी हो जाती है आपस में पार्टीज की, तो फिर तो ये दोबारा से इलेक्शंस करने पड़ेंगे पूरे भारत में, और इससे तो देश का ही नुकसान है ना। गंभीर सवाल आपने पूछा। ये इस देश की आवाज बता रही है कि आपका भ्रम देश पर भारी न पड़ जाए। आपके पार्टियों के बीच में जो मिसट्रस्ट है, जो भरोसा नहीं है, वो देश पर भारी न पड़ जाए। अब ये सुनना चाहिए उन अलायंस वालों को कि भैया नेता। चलिए एक सवाल और पीछे दीजिए, सबसे पीछे दीजिए जरा जल्दी से पूछे। नमस्कार सर, मेरा नाम संभव है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने अभी इलेक्शन में बोला था कि मैं पंजाब को नशा मुक्त बनाऊंगा, और दिल्ली में हर गली में वाइन की शॉप्स खुलवा रहे हैं, और जहाँ तक उम्मीद है हमारे को कि अंडर एज को भी मिल रही है, हमने खुद अपनी आंखों से वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, तो इस चीज़ का आगे जाके उनको चुनाव में गलत असर पड़ेगा या नहीं? विजय जी, अभी सारा जो झगड़ा चल रहा है, जहां सौरभ ने प्रोग्राम शुरू किया था, वो वहीं से बात शुरू हो रही थी शराब घोटाले को लेकर, कि दिल्ली में जो शराब की नीति को लेकर सरकार ने बदलाव किया, जो काम किया, उससे एक बड़ा नुकसान हुआ। और पंजाब में आपने ठीक कहा अभी, लेकिन वहाँ पर एक और विवाद चल रहा है, जो सुखपाल खेरा साहब को अरेस्ट किया नशे के मामले में। तो दोनों तरफ वो अलग अलग लेवल पर लड़ाई लड़ रही है। पंजाब में अलग तरह की लड़ाई है, नशे के खिलाफ लड़ाई है, और यहाँ पर शायद नशे के लिए लड़ाई है आम आदमी पार्टी की। तो वो दोनों में चल रहा है, और उसी झगड़े का
पूरा का पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया कि किस दोनों जगह कॉमन है सत्ता का नशा। सत्ता का नशा तो दोनों जगह कॉमन है और दोनों जगह कैसे बचा रहे। लेकिन ये बात ठीक है कि सत्ता में रहकर सरकार को अलग अलग तरह से नीतियां बनानी पड़ती है। अब ये नीति कैसे बनाई गई है और ये नीति भारी पड़ रही है। शराब की जो नीति है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आप बताइए कि आपको लगता है कि इस सारी कंट्रोवर्सी का, शराब घोटाला जो भी प्रकरण चल रहा है, इसका अरविंद केजरीवाल की इमेज पर असर पड़ रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि वो तो कभी पंजाब में जाके बोले कि हम आपको नशा मुक्त पंजाब देंगे और दिल्ली में हर दूसरी गली में वाइन शॉप है। तो ठीक है, ये सोचने वाली बात होगी अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि देश के नौजवान को ये लगता है कि ये सारी कंट्रोवर्सी उनकी इमेज के लिए हानिकारक है। चलें, तो अब चूंकि 5 बज चुके हैं, तो अब जो सर्वे हमने आपको दिखाया अब तक 154 सीटों का, इसको और आगे बढ़ाने का वक्त है। आपके सामने अब हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सर्वे रखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का सर्वे। अभी तक 154 सीटों की बात, 45 सीटों पर हमें आगे दिखाई देता है एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगी। 68 सीटों पर इंडिया अलायंस के घटक दल जो हैं वो हमें जीत हासिल करने की परिस्थिति में दिखाई देते हैं। 41 सीटों पर बाकी दल या निर्दलीय जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादातर दक्षिण के राज्य हमने कवर किए हैं। अब हम बात उन राज्यों की करेंगे जहां थोड़े दिनों के बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से आइए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 2014-2019 ये राज्य स्वीप किया था बीजेपी ने। आज की परिस्थिति में चुनाव हो जाएं तो क्या हालात दिखाई देते हैं? वोट शेयर पहले 46% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 43% वोट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और अन्य को 11% वोट। तो वोटों में बहुत अंतर नहीं है, 3% का अंतर है। सीटों में देखते हैं ये कैसे ढलता है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 7 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये 2019 की तुलना में 2 सीटों का नुकसान होगा भाजपा के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए 2 सीटों का फायदा, जो आज 4 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी 4, कांग्रेस 4, बीजेपी को 19 के मुकाबले 2 सीटों का नुकसान और सीधा 2 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को। तो ये पहला ऐसा राज्य है कर्नाटक के बाद आप दूसरा राज्य कहिए जहां पर बीजेपी को सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो राज्य जहां बीजेपी ने लगभग स्वीप किया था। केवल 2 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो बीजेपी 7 और कांग्रेस पार्टी 4। क्या इसमें कुछ आने वाले विधानसभा चुनाव का भी कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है? जनता ने जो ये राय हमें लोकसभा के लिहाज से दी है उसमें एक बार जरा जुलाई में जो हमने सर्वे किया था और आज के अक्टूबर के सर्वे में कोई अंतर आया है? कोई अंतर नहीं है, यानी तब से और अब में लोगों की राय बरकरार है। लोगों ने अपना मन जो है वो बना रखा है और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई मामला भी इस बीच में ऐसा नहीं उठा, कोई बड़ा प्रकरण ऐसा नहीं आया है जिससे लोगों की राय बदले, किसी एक पार्टी को फायदा हो या किसी दल को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा हो। सज्जन कुमार की राय पहले जरा छत्तीसगढ़ के ऊपर। देखिए, इसमें निश्चित तौर पे जो सर्वे का समय है जब आप पूछते हैं और विधानसभा में निश्चित तौर पे बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उसका थोड़ा बहुत जो रिफ्लेक्शन है वो लोकसभा के भी राय में, पब्लिक की ओपिनियन में आ जाता है। रही बात कि 2 सीटों का नुकसान, ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय नेतृत्व है बीजेपी की वो 2019 की तुलना में और भी कमजोर है। और रही बात, बीजेपी तीसरी बार उस राज्य में चुनाव लड़ने जा रही है जहां पे मोदी के चेहरे पे आपको, तो ये 7 सीटें भी जो मिल रही हैं आपको, एक बहुत बड़ा बहुमत है बीजेपी के फेवर में। मार्जिनल लॉस है 2 सीटों का, उसका सीधा कारण है। और अब अभी आप केंद्रीय नेतृत्व का, मोदी या अमित शाह या बाकी लोगों का कैंपेन भी देखें तो उसमें आपको एक सबटेक्स्ट दिखेगा कि विधानसभा से ज्यादा वो गैल्वेनाइज कर रहे हैं वोटर्स को लोकसभा के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ दिसंबर तक रिजल्ट आएगा और उसके बाद चुनाव का। तो उस लिहाज से आप देखें तो तीसरी बार लोकसभा जब बीजेपी लड़ने जा रही है मोदी के चेहरे के साथ, तो 2 सीटों का नुकसान जो है, उस स्थिति में जब कांग्रेस की नेतृत्व और उसका संगठन पहले से काफी बेहतर है, बीजेपी डवाडोल स्थिति में है, एक बहुत बड़ा बीजेपी के पक्ष में जनादेश। मुझे ज्यादा दिलचस्पी इस आंकड़े से विधानसभा को लेकर के हो रही है। मैं यही और मैं समझना चाहता हूं भावेश से भी कि यदि 7 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है तो क्या हम इनको नवंबर वाले विधानसभा चुनावों में विधानसभा सीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्यों सरप्राइज खोल रहे हैं? वेट कीजिए कुछ दिन। उनका एक और सर्वे है इस पर, कुछ दिन। नहीं देखिए, मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ और जबरदस्त जीत हासिल हुई थी कांग्रेस पार्टी को। 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है, बिल्कुल नतीजा पलट जाता है। 9 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो अब लोगों ने बिल्कुल अलग अलग राय दी और दोनों, एक विधानसभा में कांग्रेस को बढ़िया जिताया, लोकसभा में मोदी जी को बढ़िया जिताया। लेकिन आज अब देखिए विधानसभा से जस्ट पहले तो थोड़ा सा बटा हुआ जो है मत जनता का नजर आ रहा है। तो क्या ये हमको विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मजबूती दिखा रहा है? इस पर तो आप उत्तर दे सकते हैं।
मैं बताता हूँ, देखिए आप पिछले लोकसभा इलेक्शन को याद कीजिए और विधानसभा जैसे 4-5 महीना पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ कांग्रेस क्लीन स्वीप की थी। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति में रहेगी, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में वहाँ पे उनके जितनी भी सीटिंग एमपी थी सबके टिकट बदल दिए। उसके बाद बीजेपी को उसका फायदा मिला। उसके बाद जो कैंपेन चला, देखिए बीजेपी की जो अभी की जो स्थिति है, अभी बीजेपी का स्टेट लीडरशिप बिल्कुल खत्म है, कोई एक्टिव नहीं है। जो भी जैसे सज्जन ने अभी कहा कि जितने भी ये 7 सीटें आपको दिख रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दिख रही है कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे लोग पोलराइज हैं कहीं ना कहीं। उसमें वो ओबीसी भी है, एसटी भी है और हर तरह के लोग हैं, तो वो वोट बीजेपी को एक फिक्स है। आप देखेंगे पिछली बार जब बीजेपी ने सीट सबका टिकट काट दिया था, तो उसके बाद एक तरह का कैंपेन अच्छा बना, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में आई थी। इस बार क्या है, बीजेपी एक तो वहां पे एंटी इनकम्बेंसी है, पूरे बहुत अच्छा खासा एंटी इनकम्बेंसी सिटिंग एमपीज के खिलाफ भी है, और जो बीजेपी का जो कुछ पॉलिटिकल एंगल पे कोई कार्यक्रम नहीं है, जिस वजह से पार्टी लगभग कहते हैं सुन्नी की तरफ है कि उनको कोई ज्यादा एक्टिव नहीं है, जिस वजह से उनको सीटें की कमी तो दिख ही रही है। लेकिन आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि हो सकता है कि इसमें सुधार दिख भी सकते हैं। तो आपको बीजेपी एक्टिव नहीं दिखाई दे रही छत्तीसगढ़ में? बीजेपी स्टेट लीडरशिप वहां पे बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ये जो अभी भी आपको सर्वे चाहिए छत्तीसगढ़ का विजय जी? त्रिपाठी जी कुछ ज्ञान दे सकते हैं? नहीं, ये आज बात ठीक कर है। रहे थे छत्तीसगढ़ देखिए पर। भावेश जी ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि एक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की वजह होनी चाहिए, जो आपने शब्द एक कहा कि जुलाई से अभी तक में यथास्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या है कि 2018 चुनाव से अभी तक यथास्थिति है, और उस स्टेटस को अगर नहीं बदल पाएंगे, जब अभी वहां बड़ा हंगामा मचा हुआ है, एक सूची वायरल हुई और उसके बाद कहा गया कि अगर यही नाम है तब तो भाजपा में बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आज वहां प्रदेश कार्यालय पे पिछले 2 दिनों से बड़ा हल्ला हंगामा चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संकट ही यही है कि वहां पर यथास्थिति कैसे टूटे, रमन सिंह से आगे पार्टी कैसे बढ़े, नेता कैसे मिले। अगर इसका कुछ रास्ता खोज लेगी तो शायद बेहतर होगा। यथास्थिति बनी रहेगी तो 7 सीटों पर भी संकट हो सकता है। नहीं, लेकिन सज्जन की राय है कि अगर आप इन परिस्थिति में 7 सीट भी निकाल रहे हैं तो बीजेपी के लिहाज से अच्छा है। नहीं, कोई वो अच्छा होना राजनीति में कोई परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि आप ढलान पर खड़े होकर कहें कि हम इतना ही लुढ़के हैं। देखिए मैं राजनीति में ढलान पर खड़े हो गए आप नुकसान तो की कितना चीज़ है। लुढ़क जाएंगे इसका कह पाना मुश्किल होता है। देखिए मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, मैं और संजन दोनों लोग इस बात पे सहमत हैं कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान से ज्यादा बढ़िया स्थिति बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ होती। बीजेपी का वहां पे तो बदल दिया। मैं कह रहा हूँ होती। इसकी वजह ये है, इसमें एक बात यह है कि जो आप देखें, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखें तो ग्राउंड सिचुएशन छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में वहां की जो रूलिंग पार्टी कांग्रेस है उसके लिहाज से अच्छी नहीं है। बस्तर संभाग में आप ट्राइबल बेल्ट में जाएं, वहां के ट्राइबल नाराज हैं, लीडरशिप रेबेलियन है कांग्रेस के खिलाफ। सरगुजा रीजन जो नॉर्थ का है उसको भूपेश बघेल ने बिल्कुल छत्तीसगढ़िया वर्सेस आउटसाइडर करके हिंदी भाषी, बंगाली, तेलुगु जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, मिडिल क्लास को एलियनेट किया है। लेकिन स्थिति क्या है कि स्थानीय बीजेपी नेतृत्व और संगठन इतनी लाचार है और इतनी आपस में उलझी हुई है कि वो वॉक ओवर दे रहे हैं भूपेश बघेल को। और इसी कारण से आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी स्थिति का फायदा नहीं ले पा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा। और जो आंकड़े दिख रहे हैं वो सही में सरप्राइजिंग है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में स्थानीय नेतृत्व के लचर हालत के बावजूद 7 सीटें जीत रही है। इसलिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आपको गुंजाइश है, लगता है गुंजाइश है बीजेपी बेटर करेगी, निश्चित तौर पे चुनाव के पास जाते निश्चित तौर पे बेटर। चलिए 165 सीटों का सर्वे आ चुका है सामने। अभी तक एनडीए 52 और 72 पर इंडिया अलायंस जो है खड़ा हुआ दिखाई देता है, अदर्स 41 पर। 20 सीटों का अंतर सीधा सीधा आपको एनडीए और इंडिया अलायंस के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम फिर बताते हैं कि इनमें ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्य थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी और बाकी दलों का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ है, मजबूत है वो पार्टियां। और बीजेपी के पास केवल एक कर्नाटक राज्य से कुछ हासिल करने के लिए था। इसमें असम शामिल है, उत्तर पूर्व के बाकी राज्य शामिल हैं, लेकिन अभी पूरा हिंदी बेल्ट महाराष्ट्र से लेकर के नीचे, महाराष्ट्र से लेकर के आप ऊपर हरियाणा तक जो है सभी अभी सब उसका सर्वे आना बाकी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो सीटें जहां गुजरात, जहां बीजेपी का लगभग एक तरफा वोट पड़ता है और सीटें आती हैं, वहां पर अभी सर्वे आना अभी बाकी है। लेकिन हम इस बीच में जरा कुछ सवाल और ले लेते हैं, इससे जुड़ा भी आपका प्रश्न हो तो अच्छा है। देखिए माइक तो जी अब आया मेरे हाथ में, बोलिए। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कांग्रेस ने बढ़ा दी है, बट बीजेपी जो हर जगह कमल खिलाती है इस बार पीछे कैसे रह गई? ये सवाल भावेश जी आप जवाब देंगे।
अभी ऐसा नहीं कहा सकता, पीछे रहिए आप। अभी का आंकड़ा पे उससे डिस्कस कीजिए, तो अभी तो आगे दिख रही है ना। असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका भी डेटा आना बाकी है। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव के सर्वे इन्होंने किए हुए हैं, हमको बता नहीं रहे। आप लोग पूछेंगे तो बता सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ शर्मा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि पहले पॉलिटिक्स में हम देखते थे कि पुराने चेहरे, यंग लोग नहीं आ पा रहे पॉलिटिक्स में, आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो आप मानते हैं कि आगे इंडियन पॉलिटिक्स में यंग चेहरे आएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? कांग्रेस या बीजेपी में से कौन सी पार्टी इस वक्त फ्यूचर की तरफ देख रही है, नई लीडर्स की पौध की तरफ? नहीं, मेरे ख्याल से आप बीजेपी को ही आप देख लीजिए, तो बीजेपी ने कम से कम एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप स्टेट में कम से कम क्रिएट किया। आप महाराष्ट्र में देखिए, देवेंद्र फडणवीस से, इससे पहले नितिन गडकरी। छत्तीसगढ़ की बात अभी सर्वे दिखा रहा है, छत्तीसगढ़ में ही नहीं है कोई। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश एक ऐसा बीजेपी की सेंट्रल और इनके लिए कहते हैं ऑब्सेशन है, जिसकी वजह से वहां वो क्रिएट नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते, वो अलग बात है। लेकिन अलग अलग राज्यों में आप देखिए, यूपी में आप देख लीजिए, उसके बाद आप और किसी राज्यों में जाएंगे, उन्होंने एक नई लीडरशिप जरूर क्रिएट की। महाराष्ट्र एक उसका जीता जागता उदाहरण है। असम भी है, त्रिपुरा भी असम है, भी है, त्रिपुरा बहुत सारे टिकट्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने, एमपीज वाले भी 2019 के चुनाव में और विधानसभा चुनावों में भी लगातार वो नए चेहरों को उतार रहे हैं, और यंगर जो जनरेशन है उसको वो लीडरशिप सौंप रहे हैं। केवल सरकार के तौर पर नहीं, संगठन के तौर पर भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, असम को देख लीजिए, त्रिपुरा को देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, तो लगातार, और यहाँ भी अभी तेलंगाना में भी जो बात हो रही है, तेलंगाना है, तो लगातार वो नए चेहरों को उतार रहे हैं, और पुराने चेहरे अपने आप उसमें से थोड़ा सा हट रहे हैं उनको, क्योंकि दोनों को ट्रांजिशन जो है ना, मुश्किल काम होता है पॉलिटिक्स में, कि जो पुराने चेहरे हैं वो स्थापित चेहरे हैं, उनको हटाना भी अपने आप में संकट होता है। अभी जब हटा रहे हैं तो ये लगातार चर्चा हो रही है कि भाई ये तो इतने एस्टेब्लिश हैं, शिवराज जी हैं, इतने 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं। शिवराज जी को हटा के कोई नया नहीं आ रहा है ना, सारे के सारे वही हैं, उन्हीं के साथ वाले हैं, उन्हीं के। चलिए एक बार जरा हम सर्वे का एक रिकैप दे देते हैं, उसके बाद और हम लोग सवाल लेंगे। अभी तक आपके सामने देखिए 165 सीटों का सर्वे है। 52 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, 72 पर इंडिया अलायंस। अभी हमने जो आखिरी स्टेट आपके सामने खोली है सर्वे में, वो छत्तीसगढ़ थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 7 सीटों पर हमें आगे दिखाई दे रही है, 4 पर कांग्रेस, और 2019 की तुलना में ये बीजेपी के लिए 2 सीटों का नुकसान है, लेकिन सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि ये हमारे साथ जो मेहमान थे उनका मानना है जैसे जैसे चुनाव की नजदीक आएंगे, बीजेपी 2019 की परिस्थिति में दिखाई दे सकती है छत्तीसगढ़ में भी। और ये तब है जब माहौल बना हुआ है विधानसभा चुनावों का, और छत्तीसगढ़ को लेकर के अभी तक आम राय विश्लेषकों के बीच में यह है कि बीजेपी वहां पर अभी कैचअप मोड में है, यानी कांग्रेस जो की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ स्टूडियो में समीर चौंगावकर साहब भी पहुंच चुके हैं। समीर जी, आपका बहुत स्वागत है। एक सवाल हम और ले लें, उसके बाद फिर अगले राज्य की ओर बढ़ेंगे। जी पूछिए, मैं आता हूं आपके पास। नमस्कार सर, मेरा नाम वंश धावन है और मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से रिलेटेड। कि हमने देखा है कि 2014 से पहले अरविंद केजरीवाल ने बहुत कैंपेन किया था करप्शन के खिलाफ, और ये सारे भी जो फैक्टर्स थे उसी के बेसिस पे आम आदमी पार्टी एक पावर में आ पाई है। पर हमने देखा है कि उन्होंने लिकर स्कैम में, उसमें उन्होंने खुद करप्शन में डील किया है, और कोविड हैंडलिंग को भी अगर हम देख लें तो उन्होंने भी जो पैसा अलॉट हुआ था सेंटर से, उस पर एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्च किया गया है। तो हम इससे देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और हिपोक्रिटिकल है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आम आदमी पार्टी के पॉलिटिक्स को, ये सही बात है कि जो 2014 से पहले जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था तो एक नई तरह की राजनीति में लोग ने संभावना देखा था। उनको फिर दिल्ली में असफलता मिली और पंजाब में भी सफलता मिली, लेकिन फिलहाल जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई है वो एग्जिस्टेंस की है। आम आदमी पार्टी करप्शन में डूबी हुई, बहुत सारे नेता अब उनके पास जो है जेल में है, उनके पास और कोई पार्टी का एक्सपेंशन हो नहीं पा रहा, इसीलिए अब उनको नेशनल पॉलिटिक्स में अपने आप को बनाए रखना है। इसलिए आप देखेंगे कि वो एक अलायंस के साथ भी, जिनके खिलाफ वो लड़के यहाँ आए हैं, जिनके खिलाफ वो चुनाव जीते हैं, उनके साथ वो गठबंधन में जाए। तो यहाँ सारी आम आदमी पार्टी की जो अपने आप से एक लड़ाई है वो एक अपने आप को बनाए रखना है नेशनल पॉलिटिक्स में। इसलिए इसका उनके खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा जो आने वाले दिनों में, जो बहुत सारे लोग थे, हम लोग भी ऐसा मानते थे कि आने वाले दिनों में हो सकता कि एक चैलेंजर वो बन सकते थे। फिलहाल वो संभावना बहुत धूमिल होती हुई दिख रही है। समीर जी, अभी तक के सर्वे में कर्नाटक को छोड़ दें,
कर्नाटक और छत्तीसगढ़ अभी हमने नॉर्थ के स्टेट्स में लिया है, यहां से बीजेपी को सीटें आ रही हैं 19 की तुलना में, हालांकि कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी दक्षिण के सारे राज्यों में कहीं बीजेपी का ग्राफ हमें उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप सहमत हैं अभी तक के सर्वे के रिफ्लेक्शन से? हाँ, मुझे लग रहा है मोरलेस अभी जो सर्वे में उससे बिल्कुल सहमत हूँ। दक्षिण में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तमिलनाडु को देखें तो अब उनका एक गठबंधन का साथी ऑलरेडी तमिलनाडु में बाहर हो चुका है, तो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। कर्नाटका में जरूर भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जो 25 सीटें ली थी वहाँ पर वो पहुँच जाएगी, क्योंकि जेडीएस के साथ उसका गठबंधन हो चुका है। नहीं, लेकिन भावेश का सर्वे बता रहा है कि नुकसान हो रहा है बीजेपी को इस गठबंधन का। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब नुकसान होगा। हो सकता है भावेश जी का सर्वे बहुत डिटेल में रहा होगा, लेकिन अभी समय है। मुझे लगता है जेडीएस के गठबंधन के बाद और कर्नाटका में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है और अभी जो जिस हिसाब से वहाँ स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, आने वाले समय मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस गठबंधन वहाँ अच्छी सीटें जीतेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने लास्ट टाइम 1 सीट ली, तो हो सकता है कांग्रेस 2 या 3 सीटें ले ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा कर्नाटका में नुकसान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। छत्तीसगढ़ में 2 सीट का नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लगता है इसकी भरपाई हो सकती है? छत्तीसगढ़ में 2 सीट का नुकसान हो सकता है कि जिस हिसाब से भूपेश बघेल का काम रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस हिसाब से वहाँ 5 साल में बहुत वीक रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 या 2 सीटों का नुकसान हो जाए। पिछली बार भी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी मार्जिनल जीती थी, वहाँ पर मतलब संभावना थी हारने की, लेकिन जीत गई थी। तो छत्तीसगढ़ में 2 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो टैली पर आप निगाह बनाए रखिएगा लगातार। इस वक्त एनडीए जो है 52 पर है और इंडिया अलायंस 72 पर। एक सवाल फिर हमें ब्रेक के लिए भी रुकना पड़ेगा। जी पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम नम्रता चौहान है। जैसा कि हमें पता है कि भारत में जो उत्तर भारत और जो पश्चिम भारत और नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे बीजेपी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। पर यहीं पे एक राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर के जो हालात है, हम सभी को पता है कि वो 6-7 महीनों से काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं वहाँ के हालात ख़राब। क्या उसका कोई असर बीजेपी गवर्नमेंट पे पड़ सकता है वोट्स के ऊपर, और बढ़ना चाहिए या नहीं? मणिपुर का मुद्दा मुझे लगता है कि देश में जिस तरह की संवेदनशील स्थिति में मणिपुर गुजर रहा है, वो हम सबको शर्मसार करने वाला है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये उनकी पहली चिंता में शामिल होना चाहिए, भले वोटों का फर्क पड़े या न पड़े। और हमें ये लगता है कि वो उनकी चिंता में शामिल होगा। देश में कितना फर्क होगा, निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि पूर्वोत्तर के राज्यों में ऐसी समस्याएं बहुत सी और थीं जिसको इसी सरकार ने ठीक किया। अलग अलग जनजातियों के बीच संघर्ष हो, वहां के विकास को हो, वहां मेन स्ट्रीम से जोड़ना हो। लेकिन मणिपुर की समस्या जो 2 जनजाति के बीच में कही जा रही है, वो ठीक नहीं हो पा रही। और हम लोगों को भी एक बार सोचना होगा कि किसी को आरक्षण देने या उसका आरक्षण हट जाने पर क्या इतना ज्यादा कोई हिंसक हो सकता है, ये भी सवाल हमें पूछना चाहिए। असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार के जो संवेदनशीलता है उस पर असर जरूर पड़ना चाहिए। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स का सबसे लेटेस्ट सर्वे। आज अगर लोकसभा के चुनाव हो तो लोगों के दिल में क्या है, किसे वो प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं, किस पार्टी को मानते हैं, किसके हाथ में देश की कमान होनी चाहिए। हमने कुछ दक्षिण के राज्यों की बात अभी आपके सामने रखी है, छत्तीसगढ़ की बात की है, असम और नॉर्थ ईस्ट की बात की है। आइए अब जरा मध्य प्रदेश का डेटा आपके सामने रखते हैं। बहुत जबरदस्त चुनाव चल रहा है, विधानसभा का चुनाव भी मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। लेकिन लोकसभा के लिहाज से किया गया यह सर्वे बताता है कि 48% वोट बीजेपी को मिल सकता है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को 41% और अन्य को 11% वोट मिल सकता है। तो वोट में 7% का अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। सीटों में यह कितना बड़ा अंतर होगा, आपके सामने मध्य प्रदेश की 29 सीटें अब आने जा रही हैं। बीजेपी आज के हालात में मध्य प्रदेश की 29 में से 25 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यह 2019 से 3 सीटों का नुकसान है। 28 सीटें थी पिछली बार और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों का फायदा। 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। लेकिन बाय एंड लार्ज आप अभी भी यही कहेंगे कि बीजेपी मध्य प्रदेश को स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। 25 सीटें 29 में से मध्य प्रदेश में जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसका एक कंपैरिजन हमने जो जुलाई में सर्वे किया और अक्टूबर का ये सर्वे किया जो बता रहा है कितना अंतर है, ये आपको इस बात का इशारा देगा कि किस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और कौन ढलान पर है। तो ये देखिए, जुलाई के सर्वे से अब तक बीजेपी की सीट 1 बढ़ चुकी है, यानी बीजेपी का ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें फिर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे ये जो ट्रेंड दिखाई दिया जुलाई से अभी तक का, बीजेपी अपवर्ड्स, कांग्रेस पार्टी डाउनवर्ड्स, इसमें कहीं राज्य के चुनाव की भी कोई झलक मिलती है क्या?
तो ये मध्य प्रदेश की बात हुई। आप कैंपेन में जो बातें हो रही हैं वो भी जरा सुन लें, फिर हम इस डेटा को और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मध्य प्रदेश में लगातार जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आज भी वहां थे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर थी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है आज, एक नजर उस पर डालते हैं। कुछ ही दिनों के बाद दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, ये त्योहार आने वाले हैं। तब ये मोदी सरकार ने उज्ज्वला का सिलेंडर कल ही फिर एक बार 100 रुपया सस्ता कर दिया। यानी पिछले कुछ सप्ताह में ही उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपये सस्ता हुआ है। तो ये बात तो प्रधानमंत्री ने बताई ही। इसके अलावा एक और बात, मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण भी होगा, इसकी घोषणा भी सरकार कर चुकी है। अब इस सब के बावजूद किसका सिक्का चल रहा है ये तो अभी सर्वे बताएगा आपको। अब देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा क्या बोली। आज सुबह जब मैं उठी मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है, तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। प्रियंका गांधी को आपने सुना, प्रधानमंत्री को आपने सुना। इससे प्रियंका गांधी जब बोल रही थी तुम बहुत जोर जोर से हंस रही थी, क्यों? मेरे को काफ़ी बेसलेस लग रहा था। बेसलेस क्यों लग रहा था? जब दोनों पार्टीज ऑब्वियसली ऑपोजिशन में जो है वो एक दूसरे को डिफेम तो करेंगे ही, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ नया है बताने के लिए। आपको सब्सटेंस नहीं नजर आया उसमें? हाँ, तो अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं आप उनकी बात करें कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हाँ, हम ये सरकार करेंगे, हाँ वादे करें। ठीक है, देखिए ये इनका ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो हमने दिखाया जुलाई से अक्टूबर तक का फर्क, बीजेपी अपवर्ड्स, एक सीट का बढ़ोतरी सर्वे दिखा रहा है। ये भी क्या कोई इशारा है? हर्षवर्धन जी से शुरुआत। नहीं, निश्चित तौर पर है। और चूंकि आपने एक से सवाल पूछा, जब प्रियंका जी बोल रही थी तो हंस तो आधे से ज्यादा रहे थे और सचमुच मुझे भी नहीं समझ में आया, कोई कनेक्ट नहीं दिख रहा था। आप इलेक्शन कैंपेन पर हैं, आपके कहे से वोटों का एक तरह से कहें कि जो आपकी तरफ नहीं वो आपकी तरफ आए, जो आपकी तरफ है वो खड़ा रहे मजबूती से, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने भाषण में बोलते हैं तो वो ये नहीं कहते कि ये किया उन्होंने, ये किया, वो बताते हैं कि हमने किया क्या क्या है। अभी भी जो उन्होंने कहा वो बताया कि देखो 500 रुपया तो हमने इधर ही उज्ज्वला वाले का बढ़ा दिया। और मध्य प्रदेश में जिस राज्य में बिजली सड़क वो कल्पना में नहीं होती थी, मैं आपको बताता हूं, जो भी दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में हमारे शहर इलाहाबाद से रीवा, सतना, पन्ना, दमोह होते हुए भोपाल तक चला जाए, उसको लगेगा कि उसका जीवन तो बस हो गया। और इस समय वो सारी स्थिति बदल गई। मुझे लगता है कि प्रियंका जी की तैयारी आधी अधूरी है और शायद वो प्रतिक्रिया इन लोगों की दिखी जब वो भाषण आया। यही सर्वे में दिख रहा है कि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, क्योंकि वो पब्लिक कनेक्ट के साथ है। वो जब बोलती है बताती है, और यहां पब्लिक कनेक्ट गायब है। 3 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। 24 पर थी, 29 में से अब 25 पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। मैं फिर ये लोकसभा और इसमें क्या राज्यसभा के चुनाव के लिए भी कोई संदेश है? विधानसभा के चुनाव के लिए, माफ कीजिएगा, विधानसभा के। हाँ, लोकसभा चुनावों के लिए तो मुझे ये बिल्कुल ठीक ही लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी बात हकीकत के करीब है, हकीकत के करीब ही है।
उसमें कोई नुकसान बहुत होने की संभावना मुझे नहीं लग रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत गढ़ में से है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बहुत वहाँ पर मजबूत तरीके से दिखाई देती है। जो बात हो रही थी कनेक्ट को लेकर भी, तो प्रधानमंत्री अक्सर जो भी बात करते हैं वो एक कनेक्ट के साथ करते हैं। जैसे उज्ज्वला योजना का भी जिक्र किया, और आप याद कीजिए प्रधानमंत्री को 2014 से, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, 2014 के चुनाव से आज तक करीब करीब 10 साल हो जाएंगे, 9.5 साल हो गए, वो हमेशा एस्पिरेशनल इंडिया की बात करते हैं। वो आप जहाँ खड़े हैं उससे आगे बढ़ने की बात करते हैं। आपके पास चूल्हा था, आप गैस सिलेंडर पर आते हैं। आपके पास टॉयलेट नहीं था, आपके पास टॉयलेट आने की बात करते हैं। आपके पास रोजगार नहीं है, वो स्वरोजगार की बात करते हैं। हिंदुस्तान को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं। कोई भी चीज़ पे है जहाँ खड़े हैं उससे आगे बढ़ने की बात करते हैं। प्रियंका जी को मैं सुन रहा था, प्रियंका जी बड़ी नेता है कांग्रेस की। मैं समझता हूँ उनको कनेक्ट के लिए कम से कम वो ये कर सकती थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़ में मध्य कांग्रेस की सरकार है भूपेश बघेल की, जो आज भी दिखाई देता है मोटे तौर पे कि मजबूत सरकार खड़ी हुई है वहाँ पर। क्या वो ये नहीं कर सकती कि देखिए आप मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखिए, हमारी सरकार है, भूपेश बघेल साहब ने ये काम किए हैं। या तो हो सकता है प्रियंका जी को नहीं लगता हो कि बघेल साहब ने कोई काम किया है, या अशोक गहलोत की सरकार है राजस्थान में, वो ओपीएस की बात हुई, वो उज्ज्वला का जो सिलेंडर था उसको 500 रुपये के करने की बात थी, तमाम तरह की योजनाएं थी। तो एक कनेक्ट आप करेंगे। या रोजगार की बात उन्होंने कही भी रोजगार के लिए कह रहे हैं, तो रोजगार के लिए वो बताते कि हमारे पास ये प्लान है, हम रोजगार ये देना चाहते हैं। और एक और चीज़ है, मुझे नहीं पता, यहाँ पर सब लोग जानते हैं, उन्होंने कहा कि राजा जा रहा है। ये राजा जा रहा है, वो मध्य प्रदेश में राजा जो है दिग्विजय सिंह जी को कहा जाता है आमतौर पर, और दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नेता हैं। तो वो किस तरह से राजा की बात कर रहे थे, वो मुझे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, वो थोड़ा मतलब आउट ऑफ सिंक लगी आज के इस भाषण। या तो वो राजा प्रधानमंत्री जी को कर रहे हो या शिवराज जी को राजा समझती हो, किसको समझती हो? क्योंकि मध्य प्रदेश में आमतौर पे लोग, और देखिए मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहने के बाद हो सकता है चिपके, लेकिन शिवराज जी पे तो राजा वाला चिपकता ही नहीं। हाँ। तो मुझे लगता है ये भी एक डिस्कनेक्ट वाली बात है कि आपको पता नहीं कि आपको आरोप भी कैसे लगाने या हमला कैसे करना। वो डिस्कनेक्ट उसमें दिखाई दे। और मैं छत्तीसगढ़ से वो तुलना करते तो शायद मध्य प्रदेश का जो वोटर है उसको समझ में आता है बात कि भाई छत्तीसगढ़ में क्या। एक चीज तो क्लियर दिखाई दी, छत्तीसगढ़ से बेहतर परिस्थिति में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, और आपके जुलाई से आपके सर्वे में बेहतर करती हुई भी दिखाई दे रही है, अपवर्ड्स है। देखिए इसकी बहुत बड़ी वजह है। आप देखेंगे जुलाई के बाद जो स्थिति में परिवर्तन ये हुआ, एक तो प्राइम मिनिस्टर की एक एग्रेसिव कैंपेन वहाँ पे शुरू हुई है। दूसरी बात ये जो असेंबली को लेके, हालांकि मैं असेंबली पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी, असेंबली को लेके मतलब निकाल लेंगे। आपने देखा होगा असेंबली को लेके बीजेपी ने जैसे पूरी ताकत झोंक दी, अपने बड़े बड़े मंत्री और सांसदों को टिकट दिया। इससे बीजेपी के फेवर में कैंपेन बढ़ रहा है। दूसरी बात आपने देखा होगा, जो हम लोग अभी तक उस मुद्दा को इस शो में छेड़े नहीं है, तमिलनाडु से जो वाकया चला था सनातन धर्म को लेकर, जो एक वाकया चला था, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट इन राज्यों में आपको दिखेगा जहां पे भाजपा गुजरात के बाद जो मध्य प्रदेश भाजपा के लिए एक हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, तो वहां पे बीजेपी जहां जहां कमजोर थी, थोड़े से मार्जिन से कम हो रही थी, वो थोड़ा थोड़ा वहां आगे बढ़ती है। सनातन के मुद्दे का बज़ है लोगों के बीच में, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उन स्टेट में जहां पे बीजेपी और आरएसएस अपने आप को एक, जो मध्य प्रदेश, जैसे मैं अभी कहा, गुजरात के बाद जो मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए वो एक लेबोरेटरी टाइप की है। वहाँ पे लंबे समय से बीजेपी शासन में, तो आप समझ सकते हैं बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, आरएसएस का है, वो गांव-गांव तक है, हर जगह तक है। तो इन मुद्दों को, इन बातों को लोगों तक अच्छी तरीक़ा से पहुँचा पा रही है। तो उसका असर आपको इस मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। 29 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 4 कांग्रेस, और 3 महीने में 1 सीट का बढ़ोतरी इसके अंदर। क्या ट्रेंड, इस ट्रेंड को आप कैसे एनालाइज करेंगे समीर जी? मुझे लग रहा है कि और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और वहाँ पर मजबूत होगी, क्योंकि जो भावेश जी ने बताया बिल्कुल सही बात है कि सनातन का एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में रहने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर और संघ भी अपने स्वयंसेवकों के थ्रू सनातन को मुद्दा लगातार बना के रखेंगे 2024 तक। तो सनातन वहाँ बड़ा मुद्दा होने वाला है। मुझे लग रहा है कि 2018 में प्रदर्शन रहा था भारतीय जनता पार्टी के, 28 सीटें ले गई थी और 1 सीटें कांग्रेस को मिली थी। मुझे लग रहा है वही प्रदर्शन मध्य प्रदेश में होगा। हो सकता है छिंदवाड़ा में भी कोई तगड़ी चुनौती, ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जाए कि जो कमलनाथ के बेटे को तगड़ी चुनौती दे सके। लेकिन फिर भी 1 सीट अगर कांग्रेस को दी जाए तो मुझे लग रहा है 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आने वाली लोकसभा में एमपी में क्यों ग्राफ ऊपर जा रहा है बीजेपी का? इस पर
भावेश ने 3 बड़ी वजह बताई हैं। प्रधानमंत्री का एक्टिव कैंपेन वहां पर शुरू हो गया है, इसके अलावा सनातन का मुद्दा आपने बताया, और तीसरा आपने ये कहा जो कि बीजेपी ने गैलेक्सीज ऑफ लीडर्स आपने जो लीडर्स एमपी और केंद्रीय मंत्री जो उतारे हैं, यही सारे फैक्टर तो विधानसभा के चुनाव में भी हैं। विधानसभा तो फिर विधानसभा मतलब फिर वही भावेश जी से पूछना पड़ता है मुझे कि विधानसभा को लेके कह रहे हमारे देश में एक पैटर्न चला, विधानसभा और लोकसभा को लेके अलग तरह की वोटिंग होती आ रही है। तो अभी विधानसभा को लेके अब मे भी 1 हफ्ते के बाद हम लोग डेटा लेकर आए तो उस पर ज़्यादा विश्वास है कि अभी हमारी बातों पे ज़्यादा विश्वास न करें, विधानसभा के उस पर कोई मतलब ना निकाले। लेकिन मुझे थोड़ा सा पूछना, मैं त्रिपाठी जी इस पर ज़्यादा काम करते रहे हैं कि जो सनातन का मुद्दा है, सनातन का मुद्दा देश भर में बहुत सारी जगह पर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की यदि स्टेट को देखें तो वो मोर और लेस हिंदू स्टेट है। वो इस तरह से नहीं है डिवाइडेड कि हिंदू मुस्लिम एक बड़ी सोसाइटी के तौर पर 7-8% मुस्लिम वोट, हाँ 7.5% है। तो क्या वहां पर पोलराइज कर सकती है बीजेपी पॉलिटिकली, आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि वहां ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, लेकिन सनातन वहां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है, उसका बहुत सीधा सा प्रमाण जिसको कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कमलनाथ जी बयान देते हैं। जिस देश में 82% हिंदू, वो हिंदू राष्ट्र हुआ कि नहीं, अलग से बनाने की क्या जरूरत। बाबा बागेश्वर की कथा करानी पड़ती है, प्रदीप मिश्रा की कथा करानी पड़ती है, उनको कहना पड़ता है कि मैं तो पुराना हनुमान भक्त हूं। ये सब आपको तब कहना पड़ता है जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं। और यहां निश्चित तौर पर वहां कोई हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं है, ये नहीं कि कोई किसी से डर कर कुछ करेगा, लेकिन चूंकि भरोसा वहां पैदा करना है। और भारतीय जनता पार्टी, आप वहां देखें, चाहे आप एकात्म धाम हो, चाहे नर्मदा की यात्रा हो, चाहे कमलनाथ जी और भूपेश बघेल, दोनों इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी से भी आगे दिखाई देते हैं। दोनों इतने हनुमान भक्त हैं बड़े, और भूपेश बघेल साहब ने तो जो राम वनगमन पथ बनाया है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश के बाद कहीं पर पूरा हुआ होगा। यही सब वजह थी कि ये सनातन के मुद्दे के बाद भोपाल में रैली होनी थी, रैली जो होनी थी वो भी कैंसिल करनी पड़ी। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था क्योंकि उस वक्त सनातन पर कही गई अभद्र टिप्पणियों का उसकी बहुत चर्चा हो रही थी। एक सवाल आपके लिए, और पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम नित्या दुबे है। सर, बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो क्या जो हाल ही में घटना हुई है एक पीड़िता के साथ, तो इस पे आपका क्या कहना है कि लीडर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जो कि बीजेपी का वहाँ सरकार है, तो क्या इस पे उनका वोट कम होगा या बढ़ेगा? उज्जैन की घटना की आप बात कर रही हैं। Yes, उज्जैन की घटना का, ऐसी घटनाओं का कितना असर पड़ता है, ये जानना चाह रही है। भावेश जी बताएं। देखिए, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट जितने भी हैं या कांग्रेस रूल्ड स्टेट या अपोजिशन जिसमें, उसको एक कंपैरिजन कीजिए तो देखिए इस तरह की घटनाएं लगभग हर राज्यों में होती है, लेकिन एक तरह होता है ना कि कौन सी गवर्नमेंट कितनी एक्टिवली उस पर एक्ट करती है और कौन सी गवर्नमेंट किस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सिक्योरिटी को लेकर। आप यूपी में देखिए, यूपी में भी इस तरह की घटनाएं पहले होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगाई। और देखिए, घटनाएं तब भी होगी, लेकिन गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि उस पर रोक लगाना, उस पर एक्टिवली काम करना। तो उन चीज़ों में मध्य प्रदेश को मुझे लगता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, दूसरे राज्यों में आप राजस्थान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत इशू है, और वहीं पे कांग्रेस के लिए वो प्रॉब्लम वाली भी स्टेट है, लेकिन मध्य प्रदेश में शायद इस तरह का मुद्दा फिलहाल नहीं है। देखिए जरा आप टैली पर नजर डालिए। अब इस सर्वे हमने जब से शुरू किया, पहली बार एनडीए आपको इंडिया अलायंस से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 77 पर एनडीए इस वक्त आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। 194 सीटों का सर्वे आने के बाद 76 पर इंडिया और अदर्स 41 पर। ये लड़ाई बड़ी लंबी है, अभी रेस बड़ी लंबी है, बड़ी दूर तक जाना है। देखिए कि किसका दम जो है फूल जाता है तब तक, और कौन उस विनिंग मार्क तक सबसे पहले पहुंचता है। कुछ और सवाल हम ले लेते हैं इस बीच, जो नहीं पूछे हैं जिन्होंने वो हेलो सर, गुड इवनिंग। सो एज ए यूथ मुझे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना था कि अभी मैंने चेक किया था तो 7.95 अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। तो अगर आगे जो सरकार आती है तो वो कितना एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी? आपके लिए ये बड़ा मुद्दा है? अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है, ये इम्पोर्टेंट है सर। अच्छा, आप लोग सब आज उस एज ग्रुप में हैं जब आप लोग जाएंगे मार्केट में, आपको जाना है, जॉब्स के लिए आपको जाना है। आपको लगता है कि अभी जो हालात हैं वो थोड़े चिंताजनक है या नहीं? आप लोगों को लगता है, आश्वस्त है कि नहीं? नहीं सर, चिंताजनक तो है। इतना ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो फिर यूथ कहाँ जाएगा? ठीक है,
देखिए हर सर्वे जब आप करते हैं उसमें एक मुद्दा जरूर होता है। हर सर्वे नहीं, आप 90-50 के बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो एक छत्र राज्य किसी के लिए आप देखेंगे, महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा हर चुनाव का रहता है। पंचायत से पार्लियामेंट तक जब भी चुनाव हो एक रहता है। लेकिन क्या होता है ना कि वो एक तरह का वोट जब लोगों को करना होता है तो एक अलग चीज़ें होती है सामने में, इसलिए शायद उस पर यदि इस चीज़ों पे वोट हो जो कि लोगों को करना चाहिए, मैं कहता हूँ लोगों को महंगाई और बेरोजगारी पे जरूर वोट करना चाहिए, तब दिखेगा शायद उन लोगों को भी अक्ल आएगी कि शायद ये एक बहुत बड़ी इशू है। अभी तो लोग देखिए, आपको भी पता है कि लोग बात जरूर करते हैं महंगाई बेरोजगारी के लिए, जब वोट करने जाएंगे तो अपनी कास्ट के लोगों को देखेंगे, अपने धर्म के अनुसार वोट करेंगे। नहीं, जो अगर कोई व्यक्ति बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करना भी चाहता है तो फिर उसको दिखना भी तो चाहिए ना कि अगर ये वाला नहीं कर पा रहा है आज तो सामने वाला क्या कर पाएगा, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है? नहीं, एक सवाल मेरा है आपसे, आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रही हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स की बात कर रही हैं? सर दोनों की। हाँ जी सर। तो मुझे लगता है कि अगर देश में हम देखें तो पिछले कुछ समय में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से कहें, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री आउटपुट, कोर डेटा, वो ये हमें सजेस्ट करता है कि भारत में विदेशी कंपनियां और देश की कंपनियां उन्होंने निवेश बढ़ाया है, जो रोजगार के अवसर हैं वो ज्यादा उपलब्ध हुए हैं। अभी चाइना के ऑल्टरनेटिव के तौर पर सप्लाई चेन के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत को देख रही हैं। इसका सीधा सा मतलब होगा कि रोजगार के मौके तो भारत आ रहे हैं, अगर इस मोमेंटम को सस्टेन कर पाए तो यहां रोजगार की वो वाली मुश्किल नहीं होने वाली। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष है, हम स्किल सेट वाले लोग नहीं पा रहे हैं, कुशल कारीगर, आप कारीगर श्रमिक जो भी कहें, लेकिन जो लोग उसके लिए योग्य हैं वो हम नहीं पा रहे हैं। यानी हमें अपनी एजुकेशन का लेवल बेहतर करना है। चले, कोई और सवाल पूछना चाहता है? पीछे भी आएंगे। सर, जैसा कि हमने देखा कि कांग्रेस इस बार अच्छा टक्कर दे रही है, बीजेपी पिछले 3 बार से उसमें है लोकसभा में। आपका एमपी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जनरल उसमें बात आप जनरल लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे बीजेपी पिछले 3 बार से जीतती आ रही है, इस बार कांग्रेस अच्छा चुनाव दे रही है, तो इसकी क्या गारंटी है कि कांग्रेस आगे जाके भी अपने जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेगी, और कांग्रेस अपना कोई नया फेस सामने क्यों नहीं लाती राहुल गांधी को? आप पहले बताएं, आपको लगता है कांग्रेस टक्कर दे पा रही है बीजेपी को? सर, हमने जैसे देखा है कि जो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं राहुल गांधी जी, टक्कर तो दे रही है। कैंपेन देख के तो लगता है कि राहुल टक्कर गांधी है। की जगह दूसरा चेहरा क्यों चाहते हैं? राहुल गांधी कर नहीं पा रहे ना कांग्रेस को रिप्रेजेंट। देखिए, फिर सवाल मेरे पीछे से आया कि टक्कर कैसे दे रहे हैं? कैंपेनिंग कर रहे हैं, बट उस हिसाब की टक्कर, उस हिसाब का वो फेस नहीं दिखा पा रहे ना अपना। तो कांग्रेस को फेस बदलने की जरूरत है। राहुल गांधी की जगह किसी और को। हाँ जी। आपको दिखाई देता है कोई लीडर? सर, नहीं, जो प्रियंका गांधी दिखाई देती हैं? प्रियंका गांधी तो नहीं, और कोई हो सकता है। वो राहुल गांधी जी नहीं कर पा रहे हैं, उस लेवल की चुनौती नहीं दे पा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को, ये उनको लगता है जी। इसमें 2 सवाल अंतर्निहित में देखता हूँ। एक तो ये कि कांग्रेस ने अपना गांधी परिवार का जो टैग था वो हटाने की कोशिश की मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, लेकिन अब भी देश से ये गांधी परिवार और कांग्रेस का टैग नहीं छूट पा रहा। लोग अब भी समझते हैं कि राहुल गांधी ही नेता है, हालांकि अभी तो वो सांसद के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी की एग्जीक्यूटिव में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, और खड़गे साहब नेता हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि कांग्रेस का फेस राहुल गांधी ही है। और इससे दूसरा जुड़ा हुआ सवाल है कि राहुल गांधी भले ही फेस है लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं है। यही वो बात कर रहे हैं कि इस तरह की बात हो रही है कि कांग्रेस, तो ये सवाल उनका तो सवाल था, आपका स्टेटमेंट है ये? नहीं, मैं सवाल उनके सवाल है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। तो बात यह है कि क्या राहुल, ये कांग्रेस को तय करना है कि वो राहुल गांधी की लीडरशिप में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी टक्कर देना चाहती है, क्या वो उनको अपना कॉम्पिटेंट समझती है इस लीडरशिप के लिए? क्योंकि पिछले जब से राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स में आए हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं, और ख़ासतौर से जब अध्यक्ष बने उसके बाद से 50 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव कुल मिलाकर हुए हैं, 50 चुनाव हुए हैं, और 50 में से 42 चुनाव कांग्रेस हारी है। वो सब चुनाव राहुल गांधी की लीडरशिप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लड़े गए हैं। तो ये सवाल अब कांग्रेस के पास है कि क्या वो फिर से एक, क्योंकि अक्सर ये होता है, हम लोग देखते हैं एग्जाम में, देखते हैं ऑफिसेज में, देखते हैं कि यदि 2 बार आपने कॉम्पिटेंस नहीं दिखाई तो आप उसको बाहर कर देते हैं या कोई दूसरा जिम्मेदारी दे देते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये काम नहीं किया है, वो बार बार उनको मौका करने की कोशिश की है, लेकिन वो आई वॉश लगता है। 19 का चुनाव हारने के बाद खड़गे साहब को बनाने के बाद वो आई वॉश लगता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था, जैसा आपने बताया, चेहरा भी वही है, लीडर भी वही है आज भी।
तो ये जरूर दिखाई देता है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस के चैलेंजर इस के पर हम तौर लोग काफी लंबी बात आगे कर सकते हैं सर, लेकिन अभी क्योंकि कुछ राज्य और बाकी हैं, मैं आऊंगा आपके पास, पक्का आपका सवाल लूंगा। लेकिन अब जरा क्योंकि हम 6 बजे में आ गए हैं तो कुछ एक जरा सा रिकैप कर दें और उसके बाद फिर अगले राज्य की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 194 सीटों का सर्वे हम आपको अभी तक दिखा चुके हैं। 77 सीटों पर आज की हालात में बीजेपी जीत सकती है। इसमें दक्षिण भारत के भी राज्य हैं, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी है, असम भी है और उत्तर पूर्व के बाकी राज्य भी शामिल हैं। और 76 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लेड इंडिया अलायंस आगे दिखाई देता है। और जो 41 आप ये अलग देख रहे हैं, इसमें वो दल भी हैं जो ना एनडीए में है ना इंडिया में है और निर्दलीय तो इसके अंदर है ही। अब एक बड़े राज्य की ओर बढ़ते हैं, ये भी चुनावी राज्य है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद बात करते हैं राजस्थान की। 25 सीटों वाला राजस्थान, और यहां दोनों बार से यानी 14 से और 2019 से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, यानी 25 की 25 सीटें निकाली हैं दोनों बार। आज के हालात में क्या दिखाई देता है वहां का हाल? वोट शेयर 49% बीजेपी के पास जा सकता है, 41% वोट कांग्रेस पार्टी के पास जा सकता है और अन्य को 10% वोट। मैं फिर क्लियर कर दूं, इसको विधानसभा चुनाव से आप मिलाइएगा मत, ये हम लोकसभा के नजरिए से किए गए सर्वे के नतीजे आपके सामने रख रहे हैं। 49% वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर, 41% वोट कांग्रेस पार्टी को और 10% वोट अन्य को जाता हुआ दिखाई देता है। सीटों में देख लेते हैं, 25 सीटें जो सभी की सभी बीजेपी ने जीती पिछली बार और उससे पिछली बार। इस बार बीजेपी 23 सीट जीत सकती है, ये 1 सीट का नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी 2 सीट और ये दोनों सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी के खाते में जुड़ रही हैं। ये 1 सीट का नुकसान हम इसीलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि 1 सीट हनुमान बेनीवाल की सीट थी, लेकिन वो एलआई थे भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 25 की 25 एनडीए के पास थी। अब वो अलग हो गए हैं, 1 सीट वैसे अलग हो गई और बीजेपी की अपनी 24 में से 1 सीट और कम होती हुई दिखाई रही है। ओवरऑल एनडीए के खाते में से 2 सीटें जो हैं छिनती हुई दिखाई देती हैं आज के हालात के अंदर। ये राजस्थान है हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि राजस्थान में जितना मत प्रतिशत का फासला है और राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार ने एक तरह से कहें कि सरकार चली ही नहीं, पूरी सरकार सिर्फ और सिर्फ झगड़े में चलती रही। अब उसको आप विधानसभा के लिहाज से देखेंगे, लेकिन अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी, राज्य सरकार का जिस तरह का काम रहा जो पूरे समय एक दूसरे से लड़ती रही, और राजस्थान की जनता को लगता है कि जिस तरह की योजनाएं केंद्र ने भेजी है, मुझे लगता है कि उसके आधार पर ये जो सर्वे कह रहा है, मतलब अगर कोई सीट कांग्रेस को मिल रही है तो मेरे लिए वो आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि कम से कम लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट ऐसी मुझे नहीं दिखती जिसपे कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होती दिखती है। जहां 1-2 जगह गुंजाइश थी उसको भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर करने की कोशिश कर रही, लेकिन प्रत्याशी चयन मुझे लगता है राजस्थान में सबसे बड़ी चुनौती होगा अगर हम नंबर्स की बात। एक बार जरा देख लेते हैं इन 3 महीनों में कितना अंतर आया जुलाई से लेकर आज अक्टूबर के बीच में, तो वो कंपैरिजन भी आप कर लीजिए, इससे भी पता चलेगा कि किसका ग्राफ बढ़ रहा है। बीजेपी की 2 सीटें बढ़ी हैं जुलाई से अब तक के बीच में। 21 सीटें जुलाई के सर्वे में दिखाई दे रही थी जो बढ़कर 23 हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी की सीटें इनफैक्ट घटी, 4 से घटकर 2 पर आ गई हैं। तो बीजेपी ने गेन किया है पिछले 3-4 महीनों के अंदर। ये हमें इन दोनों सर्वे का जो मेल है वो बता रहा है। राजस्थान के बारे में समीर साहब और बेहतर बताएंगे। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जिस हिसाब से लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, मतलब 10 बार, अभी 1 साल के अंदर वो 10 बार उनका दौरा हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगा प्रधानमंत्री दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ मजबूत होगी। और जिस हिसाब से अशोक गहलोत का 5 साल का कार्यकाल रहा है कि सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की लड़ाई हुई, वहाँ पर जिस हिसाब से अपराध बढ़े, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े, पार्टी के अंदर जिस तरफ से करप्शन बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है इस सबका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है सारी सीटें जीतेंगी। हो सकता है अगर कांग्रेस का यहाँ पर 2 सीटें निकल रही, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर अपने सांसदों को, बड़े नेताओं को उतारा है, ऐसे हो सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस सचिन पायलट को चुनाव लड़वा दे या कोई अपने किसी बड़े नेता को वहाँ चुनाव लड़वा कर जीतने की कोशिश करे। तो 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है जिस हिसाब से राजस्थान का समीकरण है। मुझे लग रहा है 1 सीट कांग्रेस को इस बार नहीं, उससे ज़्यादा मिलने की कोई संभावना नहीं है किसी भी स्थिति में। और जैसे इसमें एक बड़ा फैक्टर 3 महीने में क्या अंतर आया, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अग्रेसिव कैंपेन है, उनकी जो सभाएं राजस्थान के अंदर हो रही हैं और उनकी सभाओं में जो मुद्दे वो उठाते हैं। जी, सनातन वाला मुद्दा भी रहेगा, सनातन का मुद्दा राजस्थान में काम कर रहा है आपका। सौरभ जी देखिए, राजस्थान के संदर्भ मैंने जो कहा ना कि सरकार चली ही नहीं, आप सोचिए करौली में दंगा होता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि शांति की अपील
वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। उनके जोधपुर में स्थिति हो जाती है, जयपुर में अभी पिछले ही 2-3 दिनों में जो कुछ हुआ उसको संभालती हुई सरकार नहीं दिख पाती है। और इसके अलावा भी जो राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश है, वहां जिस तरह के हालात दिखते हैं वो पुराने जमाने के कुछ दूसरे राज्यों की याद दिलाते हैं, जो उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। देखिए, राजस्थान की जनता के लिए तो आप इस बार हम केवल परंपरा की जो बताती है उसके हिसाब से बात करें, हर 5 साल में सरकार बदलती है विधानसभा में, तो इस लिहाज से अशोक गहलोत सरकार के जाने वाला ये वक्त है। हम केवल ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, वरना वहां कुछ भी हो जाए, चमत्कार कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस लिहाज से तो जनता के लिए अगर एक ही तरफ वोट है तो दोनों जगह एक ही तरफ वोट है, उसको साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के भाषणों में 2 बातें हमें झलकती हुई दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में यह सरकार अगर जानी जाएगी तो भ्रष्टाचार के लिए और दंगों के लिए। दंगों की आग में जल रहा था तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। कांग्रेस की विधायक खुद कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य बहन बेटी की यहां क्या स्थिति होती होगी। सिरोही की 8 साल की मासूम बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में 7 साल की बच्ची, कोई मुझे बताए उनका क्या कसूर था। लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुल करके बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। तो जब आप इस सर्वे की एक सीरीज करते हैं तो यह भी पता चलता है कि मुद्दे कौन से जुड़े और जनता का मूड किन किन मुद्दों से प्रभावित हो रहा है, यह भी साफ साफ दिखाई देता है। तो ये जुलाई और अब तक के सर्वे में साफ है कि प्रधानमंत्री ने वहां कैंपेन करके एक बार फिर लोगों को एनर्जाइज किया, अपने काडर को एनर्जाइज किया है, और वो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ आज अक्टूबर के सर्वे में दिखाई दे रहा है। विजय जी। बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। और राजस्थान का जो आपने दिया है 23 सीटें, मुझे इसमें कोई शक नहीं लगता, हो सकता है 25 भी हो जाए, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत मजबूत गढ़ के तौर पर है और प्रधानमंत्री के साथ जो कनेक्ट है राजस्थान का, 25 सीटें भी आ सकती है, 23 भी आ रही है, भावेश जी कह रहे हैं, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जो राजस्थान का मसला है, एक तो वहाँ पर सरकार चली नहीं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, त्रिपाठी जी ने भी कहा। दूसरी, मेरे ख्याल से पूरे देश भर में वो अकेली सरकार होगी जो अपने ही लोगों से लड़ती रही। अशोक गहलोत जी को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा हमला नहीं किया, लेकिन सचिन पायलट साहब लगातार 2.5 साल उनके साथ
लड़ाई लड़ते रहे हैं और उसी सरकार के करप्शन। जी एक थोड़ा सा सबमिशन है, यही तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ी ही नहीं। हाँ नहीं, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि उस सरकार के मामले में। और फिर ये जो लाल डायरी का जिक्र किया आपने, लाल डायरी राजेंद्र गुड़ा साहब ने विधानसभा में रखी और वो उस सरकार के मंत्री रहे। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी लड़ाई रही। लेकिन दूसरी तरफ पक्ष क्या है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है। वहाँ उनके पास अभी कोई बड़ा लीडर नहीं है, या है तो वो तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पर अभी तक पिछले 2 दशक से वसुंधरा राजे लीडर होती थी भारतीय जनता पार्टी की, 2 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, लेकिन इस बार उन्हें अलग कर दिया गया है और कहा गया है कि कलेक्टिव लीडरशिप से जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ कहा, इससे पहले जो जयपुर में सभा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट दीजिए। तो अब बिना लीडरशिप के, बिना फेस के, क्या राजस्थान में विधानसभा चुनाव में वो जो रवायत जिसे आप कह रहे हैं, रिवाज जिसे आप कह रहे हैं कि भाई हर बार सरकार बदल जाती है, उसको कामयाब होगी, ये मुश्किल है। लेकिन लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव हो सकता है राजस्थान विधानसभा में भी, क्योंकि भारतीय जनता अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है और मुझे बताया गया कि 70 MLAs के टिकट काटने की सलाह अशोक गहलोत साहब को दी गई है। तो मतलब समझ लीजिए कि पार्टी में कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होगी। तो क्या उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है, नहीं कर सकती है, ये तय करेगा कि अगली सरकार विधानसभा में वहाँ पर किसकी बनेगी। चलिए ठीक, एक सवाल, आपका सवाल रह गया था, पूछिए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सौम्या जैन है। सर जैसे अभी राजस्थान के क्राइम रेट की बात हुई है, तो क्या ये एक मेन रीज़न है कि कांग्रेस के हाथ से कमान छूटे ही जा रही है राजस्थान की? बड़ा मुद्दा क्या है? मुझे लगता है कि राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में कभी हमने नहीं देखा, हम वहाँ पुराना जो गांवों में एक कहें कि कहीं कोई दबाने वाली है, कोई ऊपर जाती है, कोई नीचे जाती है, उसका कुछ कहीं हम भले देख सकते थे, लेकिन कानून व्यवस्था के तौर पर महिलाओं को निकलना असुरक्षित लगने लगे। राजस्थान की विधानसभा में मंत्री वो कहे कि ये मर्दों का प्रदेश है, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा कहें कि शाम को निकलना मुश्किल है, जो स्थिति है। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत अभी आखिरी 6 महीनों में चाहे जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा उनको सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है और शायद चुनाव के वक्त जब वो वोट डालने जाएंगी तो उनको ये मुद्दा रहेगा। और देखिए, अभी महिला आरक्षण पास हुआ है, हर पार्टी के ऊपर दबाव है, और ऐसे में जब ये मुद्दा जुड़ता है तो जिसको कहते हैं ना मल्टीप्लायर इफेक्ट, वो होता हुआ दिखता है। लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम साहिल है। मेरा प्रश्न ना सिर्फ राजस्थान, ना मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे भारत से रिलेटेड। जैसा भी आपने सर बोला कि भारी निवेश आ रहा है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ का आ रहा है। हमारी सरकार ने 2 ऐसी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जिसको कहीं ना कहीं नकार दिया, MTNL और BSNL। उससे जुड़े लाखों परिवार है, हज़ारों परिवार है जिनका रोज़गार उससे चलता था, कईयों को ज़बरदस्ती VRS दे दी गई। तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम का कुछ अभी अंदाज़ा नहीं दिया जा रहा। रिवाइवल प्लान ज़रूर दिया है, बट उसका ज़मीनी स्तर पर कुछ आंकड़ा नज़र नहीं आ रहा है। उनकी बिल्डिंग्स, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर धूल भाग रहा है। तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उन लाखों परिवार की रोज़गार का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस पर हमने एक बार पीछे भी बात की एक सवाल के जवाब में, लेकिन चुनावी कॉन्टेक्स्ट हरियाणा में जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा चला, और अब वही बाकी राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी प्रयास उसका कर रही है। हिमाचल में तो वो माना गया कि वो एक किस्म का एक्स फैक्टर था और उसने बहुत नुकसान किया भारतीय जनता पार्टी का, और ये सरकार इस नारे पर आई थी कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। नहीं, मुझे लगता है कि अगर कम से कम यहाँ चूंकि सारे नौजवान हैं, किसी सरकार की पॉलिसी और उसके एक्शन में कितना फर्क है। मैंने आपको वो आंकड़ा 1994 और 2012 का इसलिए बताया कि तब मोदी नहीं थे, जब सरकारों ने केंद्रीय कर्मचारियों को कम करना शुरू किया। लेकिन जब कोई कंपटीशन नहीं था, तब भी BSNL का और MTNL का जो सर्विस था, वो आप में से कितने लोग इस्तेमाल करते थे? सवाल यहां यह है कि क्या अनवायबल चीजों को सरकार के नाम पर चलाना चाहिए? जैसे अभी कुछ समय पहले तक जो लोग एयर इंडिया की फ्लाइट में जा रहे थे और अभी जो जा रहे होंगे, उनको अंतर दिखता है। मुझे लगता है कि ये इमोशनल इशू ज्यादा दिखता है, लेकिन जब आप काम करने के लिहाज से देखते हैं तो सैलरी, पर्क्स, लाइफस्टाइल, आपको जो दूसरी चीजें मिलती हैं वो आपको प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा मिलती दिखती है। काम ज्यादा करना होता है, ये बात सही है। सरकारों को क्या काम करना चाहिए, ये भी तय होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब GST लागू हुआ था और जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो माइनॉरिटीज़ के लिए तो बहुत सारे पॉलिसीज़ निकाल दिए गए थे, बहुत कुछ हो गया था,
मिडिल क्लास और जो बिजनेसमैन फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए तो कोई पॉलिसीज़ नहीं निकालता है। तो अगर आगे हम जैसे इलेक्शंस में आपको वोट देंगे तो क्या मिडिल क्लास के लिए भी कोई पॉलिसीज़ या कोई रिफॉर्म्स बनेंगी? मिडिल क्लास क्या टेकन फॉर ग्रांटेड है? मिडिल क्लास टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। एक्चुअली देश की सारी योजनाएं मिडिल क्लास के लिए है ना। आप मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं, आप स्किल इंडिया की योजना की जो बात कर रहे हैं, कौशल योजना की बात कर रहे हैं, आप IITs खोल रहे हैं, आप एम्स खोल रहे हैं, ये सब मिडिल क्लास के लिए है ना। मिडिल क्लास एक ऐसा वोट बैंक नहीं है जिसके लिए आप स्पेसिफिक खोलें, क्योंकि मिडिल क्लास में जाति धर्म सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो वो वोट बैंक के तौर पर काम में नहीं आता। लेकिन हिंदुस्तान की ज़्यादातर योजनाएं, सरकारों की योजनाओं में मिडिल क्लास फोकस होता है। लेकिन अब जो सरकार आई है उस सरकार में ज़्यादा काम पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, OBCs के लिए किया गया, क्योंकि उस सरकार का मानना है कि इनका जब तक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, इनको जब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक समाज में समरसता नहीं आएगी और एक बराबर का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन जो डेवलपमेंट है सारा वो मिडिल क्लास के लिए ही है। आप जो एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, आप जो हाईवेज देख रहे हैं, आप जितना मोटरवेज देख रहे हैं, जो हवाई जहाज ये बने, एयरपोर्ट्स बने हैं, 70 एयरपोर्ट्स बन गए, तो ये सब मिडिल क्लास के लिए ना। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करे, तो ये एक एस्पिरेशनल, और जब एस्पिरेशनल इंडिया की बात होती है तो वो मिडिल क्लास के लिए बात होती है। आज हिंदुस्तान का हर मिडिल क्लास का बच्चा, मतलब काफ़ी बच्चे परिवारों में वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, दूसरे शहरों में कम से कम पढ़ रहे हैं और दूसरे शहरों में बेहतर काम कर रहे हैं। इसलिए रोजगार के कॉन्सेप्ट पर भी मैं बात करना चाहता हूँ, जो त्रिपाठी जी ने कहा कि रोजगार के कॉन्सेप्ट को आप कन्वेंशनल डिजाइन से छोड़ दीजिए। अब वो सरकारी नौकरियों में नौकरी को ही रोजगार मानना ठीक नहीं है। अब कॉम्पिटेंस जो है ना वो आपका टूल है। नहीं, लेकिन एक लाइन में कह दूं, मिडिल क्लास को नहीं, लेकिन मोदी जी थोड़ा सा टैक्स बर्डन कम कीजिए। ये तो हर कोई चाहता है, बाकी ठीक है वो दे रहे हैं, लेकिन टैक्स बर्डन तो कम करना चाहिए। चलिए एक सवाल और बेटा, एक बिना माइक के नहीं हो पाएगा, ये पहले ये पूछ ले फिर आप पूछ लीजिएगा। बोलिए। नमस्कार सर, जय श्री राम। मेरा नाम मैदान मल्होत्रा है और मेरा कहना ये है कि कोई भी अगर कांग्रेस का फेस बन जाएगा उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आखिर में जीतना मोदी सरकार नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने ऐसा कुछ काम कर दिया है जो कि कोई और पॉलिटिकल लीडर सोच भी नहीं सकता। एंड जो भी एक्सटर्नल उन्होंने अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करा है, बाकी कंट्रीज से अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करा है, वो कोई और नहीं कर पाएगा। अरे मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई। संजय सिंह को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए 5 दिन की रिमांड मिल गई है। 10 अक्टूबर तक संजय सिंह ईडी की रिमांड में रहेंगे। उनको कोर्ट में पेश किया गया था, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, और उनको 10 अक्टूबर तक के लिए रिमांड में दे दिया गया है ईडी की। तो 5 दिन की रिमांड संजय सिंह की ईडी को मिल गई है और इसी की उम्मीद ज्यादा थी, क्योंकि कल उनको अरेस्ट किया गया था, आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। अब ईडी जो है इस शराब घोटाले के सिलसिले में उनसे पूछताछ करेगी और उनके अरेस्ट के ग्राउंड्स भी यही बताए गए थे कि कल दिन भर 10 घंटे चली पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रहे थे और इसीलिए उनको उनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन जो है वो जरूरी पाई गई थी। आपका सवाल, उसका जवाब अगर हम एक ब्रेक के बाद ले लें तो ठीक रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इनके सवाल का उत्तर भी होगा। देश की आवाज इंडिया टीवी CNX का ये सर्वे आप देख रहे हैं। हमने इससे पहले आपको जुलाई में एक सर्वे दिखाया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को 318 सीटों के साथ बहुमत मिल रहा था। आज जो हम सर्वे आपको दिखा रहे हैं, ये कल तक इसका डेटा जो है वो कंपाइल किया गया, यानी 3 तारीख तक। हमने आपको कई राज्यों का सर्वे अभी तक दिखाया, जिसमें हमने साउथ से शुरुआत की थी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, इसके अलावा असम और पूर्वोत्तर के सारे राज्यों का सर्वे हमने आपको दिखाया। हमने बात की इसमें चुनावी राज्यों की, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, और उसके बाद आप टैली देख रहे हैं। 219 सीटों का सर्वे बताता है 100 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 78 इंडिया अलायंस और 41 अन्य बाकी दल जो हैं उनके पास जा सकते हैं। अगला राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेट है। उससे पहले इनका एक सवाल आया था, सवाल से ज्यादा स्टेटमेंट था, उस पर मैं इनसे बात करना चाहता हूं। आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, जीतेगी तो बीजेपी ही। तो एक बार जरा फिर बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है? सर, मेरे को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जैसा काम मोदी जी ने पिछले कुछ सालों में भारत में करा है, वैसा मतलब कोई और अगर पॉलिटिकल लीडर आएगा तो उसको करने के लिए बहुत मुश्किल होगी। जैसा कि मोदी जी ने जो भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स है, मतलब जो कि किसी इंटरनेशनल रिलेशन से बाकी कंट्रियों से, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, वो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। तो वैसा मतलब मेरा कहना ये था कि वैसा कोई और पॉलिटिकल लीडर आए तो वो नहीं कर पाएगा।
ठीक है, तो आपको मतलब उनके आसपास नहीं दिखाई देता कोई नेता, मतलब कि कोई जो काम वो कर गए वैसा काम कोई और नेता फिलहाल करता हुआ दिखाई नहीं देता आपको। ठीक है, ये इनके ओपिनियन है, इस पर आगे हम बात करेंगे। अब चूंकि एक और स्ट्रांग लीडर की हम लोग बात करने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की 42 सीटें हैं ममता बनर्जी के राज्य में। और वोट शेयर की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी आज के हालात में 36% वोट हासिल करती हुई दिखाई देती है। तृणमूल कांग्रेस 48%, 12% का गैप। लेफ्ट फ्रंट 6%, कांग्रेस 7%, यानी अभी कहीं आसपास भी दिखाई नहीं देते। इंडिया अलायंस में ये तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट कांग्रेस तीनों हैं, लेकिन क्या बंगाल जैसे राज्य में इनके बीच सीटों का कोई तालमेल बैठ पाएगा, ये देखना होगा आगे जाकर के। सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी 10 सीट हासिल करती हुई दिखाई देती है और यह बीजेपी के लिए बड़ा डेंट होगा 2019 से। 8 सीटों का नुकसान, 18 सीटें थी बीजेपी के पास 2019 में, आज के हालात में 10 सीटों पर बीजेपी जीतती दिखती है और तृणमूल को सीधा 8 सीटों का फायदा, वो 30 पर पहुंचती दिखाई दे रही है। लेफ्ट फ्रंट 0, कांग्रेस पार्टी 0। तो सीधे सीधे आप कहिए अगर तो इंडिया अलायंस 32 और एनडीए 10, ये पश्चिम बंगाल की हालत दिखाई देती है। और ओवरऑल टैली में आप देखिए तो इसका असर आपको दिखाई देगा। जैसे ये इंडिया अलायंस के खाते में 32 सीटें जुड़ी हैं, 110 इंडिया भी और एनडीए अलायंस भी 110 पर खड़ा है, अन्य 41 पर। अब 261 सीटों का सर्वे जो है वो आपके सामने आ चुका है। लगभग आधी सीटों का सर्वे जो है वो आपके सामने आया है। अंतर क्या फर्क पड़ा है हमारे इन दो सर्वे के बीच में, वो भी देख लेते हैं हम, जुलाई से लेकर अभी तक। तो ये आपके सामने, इसमें आपको बीजेपी की टैली कम होती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीट बीजेपी की कम हो गई और 2 सीट इंडिया की बढ़ गई है। ये फर्क कहां से आया? ये तृणमूल की टैली में फर्क आया या कांग्रेस की टैली में? एक सीट तो कांग्रेस की जो अलायंस की वजह से उनको बन रही है, वो मालदा दक्षिण साइड है। एक जो दूसरे उनके जो एमपी है वो अपना सीट बचा पा रहे हैं, वो अलायंस के वजह से। पिछली बार वहाँ पे बीजेपी के साथ उनका फाइट था, लेकिन चूँकि अलायंस की वजह से टीएमसी का वोट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि वहाँ पे जो माइनॉरिटी वोट है बहुत बड़े तादाद में है, तो वो सीट कांग्रेस बचा ले गई। इसलिए आपको दिख रहा है कांग्रेस की एक सीट बन रही है और एक सीट टीएमसी की बन रही है। देखिए वहाँ पे जो 2 महीने में जो चीज़ें बदली क्यों हैं वो देखिए। एक तो जब ये अलायंस बना है तो उसमें पहले देखा जाता है कि ममता बनर्जी एक साइडलाइन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह उनके द्वारा इस नाम को अनाउंस किया गया उसके बाद इंडिया, यस, उनके द्वारा, तो एक बंगाल के लोगों में एक तरह की आकांक्षा है कि शायद वो फ्रंट रनर हो सकते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि बीजेपी का जो वोट बैंक अब बंगाल में है वो कंसोलिडेटेड हो गया नॉर्थ बंगाल की तरफ, और 2-3 सीटें हैं जो अधिकारी फैमिली है उनके आसपास की सीटें हैं, जो हल्दिया वगैरह उसके आसपास। बाकी जगह बीजेपी का ना कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहा। आप देखेंगे बीजेपी की जितनी भी सेंट्रल लीडरशिप है, विधानसभा चुनाव में हार के बाद बंगाल को लगभग छोड़ दिया, अपने हालों पे छोड़ दिया। कोई भी बड़े नेता वहाँ पे कोई विजिट नहीं करते। उन्होंने लगभग, ऐसा है कि वहाँ प्रोटेस्ट वगैरह तो होती है, लेकिन जब तक आप सेंट्रल से कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ पे जो बीजेपी के साथ जो बंगाल की जो जनता जुड़ी थी, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था मतुआ समुदाय जो था, जिनको कि एक सिटीजनशिप देना था। तो बीजेपी का वो प्रॉमिस था, बहुत बड़ा प्रॉमिस, जिसके वजह से वो एक इन ब्लॉक वोट में सेंध लगाई थी बीजेपी। वो पहले टीएमसी का वोट बैंक हुआ करती थी। वो वोट जब बीजेपी ने सीए को लागू नहीं किया तो वो छिटक के फिर अभी जब विशेष सत्र हुआ संसद का तो बड़ी चर्चा थी कि उसके बाद बीजेपी सीएए के रूल्स, सरकार जो है सीएए के रूल्स फ्रेम कर देगी। अगर उस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ती है सिटीजनशिप देने की राह पर, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा इंपैक्ट भी हो जो सीटों में भी तब्दील होगा? यदि बीजेपी ऐसा करते तो जरूर बंगाल में बीजेपी पिछला वाला जो उनका 18 का टैली था वो उसके आसपास जरूर पहुंच सकती है। हालांकि अभी इस पे भी क्वेश्चन मार्क इसलिए रहेगा क्योंकि बीजेपी के साथ जिस तरह लोग जुड़ी थी। देखिए बंगाल में जो इलेक्शन होता है उसमें एक वायलेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, पोस्ट चुनाव जो वायलेंस होता है। तो जिस तरह का वायलेंस वहाँ असेंबली के बाद हुआ, उस तरह देखा गया कि बीजेपी ने अपने लोगों का प्रोटेक्ट उस ढंग से नहीं किया, जिसके बाद जो उसके एक्टिव मेंबर जितने बगैर तो वो छोड़ के दूसरे पार्टी, आप देखें ना, इसकी चर्चा पहले भी होती रही है। लेकिन अगर ये अगर रियलिस्टिक है ये आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे हैं, बंगाल की हकीकत है अगर ये, तो बीजेपी के लिए बड़ा डेंट है। 8 सीटों बंगाल से कम होना 19 के तुलना में। नहीं, निश्चित तौर पर। और सिर्फ ये इस तरह से नहीं डेंट है कि सीटें घट गई, ये ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति बहुत मजबूत दिख रही थी विधानसभा चुनाव में, 3 से 77 जाना, 18 लोकसभा सांसद होना, और उसके बाद आप यहां पहुंचते हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पर अपने नेता नहीं खड़े कर पा रही है, अपने कार्यक्रम नहीं दे रही, ये तो एक बात है।
दूसरा, वहां चयन भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। अभी अनंत महाराज को राज्यसभा भेज दिया, वो ये कहते हुए कि शायद वो ले आएंगे अपना वोट, लेकिन जब वहां भी उपचुनाव हुए तो नतीजे से सामने आ गया क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर अपनी रणनीतिक तौर पर जो कहते हैं ना कि एक कोई पक्की वाली योजना हो, उसमें बहुत बड़ी चूक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, उनके कार्यक्रम, वो उसको लाभ देते हैं, लेकिन उस लाभ को कोई बड़ा करके दिखाए वो मुश्किल हो रही है। और अगर ये मुश्किल होगी तो इसका असर दूसरी जगहों पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। नहीं, लेकिन आपके जब सारे पत्ते ठीक फिट हो रहे थे, आपको पश्चिम बंगाल के, आप नहीं जीते ठीक है, लेकिन कहां से कहां आप आकर के खड़े हो गए चुनाव में। आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा लीडर है, आपके पास स्टेट में जो आप ढूंढते थे लीडर शुभेंदु अधिकारी के तौर पर, वो मिल गया है आपको। और ऐसा भी नहीं है कि वो जतन नहीं करते, वो आपको हर जगह दिखाई देते हैं, कहीं भी मुद्दा उठाना होता है तो। उसके बावजूद क्यों पिछड़ रही है बंगाल में बीजेपी? दो बड़ी वजह है वहाँ पर। एक तो ममता बनर्जी इंडिया अलायंस बनने के बाद एक और ज़्यादा स्ट्रांग लीडर के तौर पर आई है, और बंगाल में पिछले 75 साल से बंगाल एक प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, आकांक्षी है। ये इसका मतलब ये नहीं कि ममता बनर्जी बनेगी, लेकिन प्रणब मुखर्जी का भी नाम आया था, और आपको ध्यान हो तो उससे पहले भी ज्योतिर्बासु का नाम भी आया था। तो पश्चिम बंगाल इंतजार कर रहा है कि वहाँ से कोई प्रधानमंत्री हो जाए। ये आकांक्षा भी ममता बनर्जी को एक मजबूत दावेदार बनाती है और मजबूती उनकी पार्टी को देती है वहाँ पर। और इंडिया अलायंस में वो सबसे मजबूत लीडर इस समय देखी जा रही हैं, अगर राहुल गांधी को कांग्रेस के लीडर के तौर पर छोड़ दिया जाए तो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उस स्टेट को अपने भरोसे छोड़ दिया है, अपने भरोसे। वही मैं समझना चाह रहा हूँ, क्यों ऐसा? आप जहां बढ़ना चाहते हैं, बढ़त आपको देखिए, वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, और इसलिए वो आसान नहीं थी, वो बड़ी जीत है। मैं उसको भले ही सरकार नहीं बना पाया हूँ, लेकिन 3 से 77 सीटों पर पहुंचना, और उसके बाद जो 18 सीटें यहाँ पर लोकसभा में भी आना, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया। और वो देखा आपने पंचायत चुनाव में, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में वायलेंस जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ममता बनर्जी लेफ्ट की वायलेंस को मुकाबला देकर ही वहाँ पर बनी थी, और अब ममता बनर्जी को मुकाबला देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वो चाहिए। यदि आप अपने कार्यकर्ताओं को उस वायलेंस में साथ नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं दे रहे, शुभेंदु अधिकारी भले ही कार्यक्रम कर रहे हो, लेकिन सेंट्रल से कोई वहाँ पर बैकअप नहीं है। मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल को उन्होंने छोड़ दिया है अपने हाल पर। भारतीय जनता पार्टी, भावेश की भी यही ओपिनियन है। जी सर, समीर जी। मेरे को लगा बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी रणनीतिक चूक हुई। आप देखिए, जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बंगाल पर उन्होंने कैलाश विजय को संगठन प्रभारी बनाया था। वो कैलाश विजयवर्गीय अकेले से महासचिव थे जिन्हें सिर्फ बंगाल के अलावा किसी और राज्य का प्रभार नहीं दिया था। अमित शाह जी ने कहा था आपको सिर्फ बंगाल देखना है, आपको वहां कैंप करना है। कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में घर रेंट पे लिया था और महीने में 20 दिनों बंगाल में रहते थे। अमित शाह भी लगातार दौरा करते रहे, संगठन का उत्साह बढ़ाते रहते थे। लेकिन अब कैलाश विजय वहां के प्रभारी नहीं है। चुनाव हारने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, और जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दिलीप घोष पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद सुकांत मुजुमदार को बना दिया, तो कोई भी ऐसा प्रदेश अध्यक्ष रहा नहीं जो बहुत आक्रामक तरीके से बंगाल के अंदर संगठन के अंदर जान डाल सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को वहां नुकसान उठाना पड़ा है। नहीं, बहुत से लोग तो बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलाते हैं कि कहीं पीछे से हाथ मिले हुए हैं मोदी जी के और दीदी के। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सुनील बंसल को वहां संगठन की जिम्मेदारी दी है, लेकिन अब सुनील बंसल का समस्या ये कि उन्हें तेलंगाना का भी जिम्मेदारी दिया गया है, तो वो अब तेलंगाना में ज्यादा ध्यान दे रहे, क्योंकि तेलंगाना में भी चुनाव है, बंगाल में उनका ध्यान कम हो रहा है। तो संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत वीक है, और केंद्रीय नेतृत्व सबसे वहां ध्यान नहीं दे पा रहा है जिस हिसाब से उन्होंने वहां पर जमीन तैयार की थी। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है ना कि एक ऐसा राज्य हो जहां ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट आपको दिखाई दे रहा है साहब, और इनिशियल ग्रोथ उसके बाद आप दौड़ में लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। आप देखिए सौरभ कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, वहां पर सब जगह लीडरशिप क्राइसिस है, कि वहां पर आपको एक स्ट्रांग लीडर नहीं दे पाए, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो रहा हो आज, या राजस्थान में हो रहा हो, या छत्तीसगढ़ में हो रहा हो, या वेस्ट बंगाल में हो रहा हो। ठीक, चलिए जल्दी से उड़ीसा के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद कुछ सवाल ले लेंगे हम हमारी ऑडियंस के। उड़ीसा 21 सीटों वाला राज्य है, और जल्दी से वोट शेयर पर नजर डाल लेते हैं। उड़ीसा का वोट शेयर आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में 41% वोट मिलता हुआ दिखाई देता है, बीजेपी को 45%, 45% वोट, कांग्रेस पार्टी को 11% वोट। मतलब ये लड़ाई अब सीधे सीधे बीजेडी बनाम बीजेपी बन गई है। उड़ीसा का सर्वे ये बता रहा है। 21 सीटें हैं, सीटों में ये वोट शेयर कैसे तब्दील होता है वो भी आप देख लीजिए। बीजेपी 8 सीट,
बीजू जनता दल 13 सीट, कांग्रेस कोई सीट नहीं, अन्य भी कोई सीट नहीं। कांग्रेस की एक सीट पिछली बार थी, वो जुड़ रही है बीजेडी के खाते में। बीजेपी को 8 सीट ही पिछली बार मिली थी, इस बार भी 8 सीट ही उड़ीसा के अंदर मिलती हुई दिखाई दे रही। तो बीजेपी जहां थी वहां है, कांग्रेस पार्टी का उड़ीसा में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए 282 सीटों का सर्वे, 118 पर एनडीए, इंडिया अलायंस 110, अन्य 54 पर। जल्दी से कुछ आपके सवाल बचे हो तो हम ले लेते हैं। पीछे भी इनको दीजिए, उनको दे दीजिए पहले, फिर आप ले लीजिएगा। बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्णा है। मेरा सवाल ये है, जो अभी इंडिया कनाडा के बीच में जो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, तो उसके लिए पॉलिटिकल इसमें क्या रोल है? और या तो कनाडा जो है हमारे इंडिया के लिए दूसरा पाकिस्तान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा चुनावी कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। बहुत से लोग ये कहते हैं जो ट्रूडो ने कहा, जो भारत पर इल्जाम लगाया, उस इल्जाम से भी भारत की सरकार जो है पॉपुलर हुई। अगर वो सच है तो भी पॉपुलर, अगर वो झूठ है तो भी उन्होंने वो बात कह दी जो कोई कह नहीं सकता था। क्या वो सारा प्रकरण भारत के पक्ष में ही जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर जा रहा है। और पहली बात तो ये कि भारत सरकार बहुत ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमारी ये पॉलिसी नहीं कि हम कहीं और जाकर किसी की हत्या कराएं या इस तरह का काम करें। लेकिन देश में लोगों को एक ही बात लगती है कि आज अगर भारत का दुश्मन कंधार, काबुल, कराची, खैबर पख्तूनवा या फिर ओटाविया या टोरंटो में अगर बैठा हुआ है तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ी। अब सवाल यह है कि क्या जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया उसके सपोर्ट में कोई फैक्ट, कोई एविडेंस दिया है? उनकी ही सरकार में जो सांसद हैं, हिंदू सांसद चंदन आर्या, वो कह रहे हैं नहीं दिया। जो उनके विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं नहीं दिया। अमेरिका ने अपना स्टैंड बदल लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्टिन ट्रूडो अपने देश की घरेलू राजनीति को सेटल करने के लिए इस तरह का काम कर रहे थे। भारत के लिहाज से यह है कि वो अपनी पॉलिसी को, जो जिसको हम कहते हैं ना एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी, वो पहले से स्ट्रांग हुई है, मजबूत हुई है। पूछिए। है मेरा सवाल ये है कि जैसे 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप सिख माइनॉरिटी के हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हो या ST SC। तो इस वजह से काफ़ी जनरल जो डिज़र्विंग बच्चे होते हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनका सवाल आज जो देश में राजनीति हो रही है उससे जुड़ा ही है। जाति की राजनीति, जाति का सर्वे बिहार में निकाला गया है। ये सारे क्या आज के जमाने के इश्यूज हैं? आज की आप इस ऑडियंस के, इस जनता के बीच में वो कहीं बज क्रिएट करेंगे? नहीं, वो इस ऑडियंस के बज क्रिएट करने वाला इशू है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ये सोशल रेफरेंस का सवाल है। ये वाजिब होता है बहुत तरफ से, एक तरफ से ये वाजिब होता है कि जो लोग जेन्युइन लोग हैं, जिनको मौका मिलना चाहिए, उनको मौका नहीं मिल रहा। लेकिन इसका दूसरा वाजिब पक्ष भी है कि जिन लोगों को 50 साल में, 75 साल में मौका नहीं मिला, क्या उनको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यदि उनको रिजर्वेशन पिछले 75 साल में मिला तो क्या वो उस स्तर पर आ गए, या फिर जिनमें से कुछ लोग आ गए हैं उनको बाहर करना चाहिए और कुछ नए लोगों को लाना चाहिए? तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और इसका हर पक्ष को है ना लगता है कि वो ठीक कह रहा है। नहीं, जाति सर्वे क्या मुद्दा है इस चुनाव का, 2024 के चुनाव का? 2024 में मुझे लगता है कि विपक्ष जो है, खासतौर से इंडिया गठबंधन जो है, वो जातीय जनगणना को जरूर इशू बनाएगा, क्योंकि उसके पास नरेंद्र मोदी के काम की या और जो उनके इश्यूज है उसकी कोई काट नहीं है जातीय जनगणना के अलावा। आप सब लोग तो वोटर हैं, ये जाति किसकी क्या है इसका सर्वे कराया जाए, कितने लोग ओबीसी हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने कौन सी जाति के आते हैं, ये क्या मैटर करता है आपके लिए? क्या ये चुनाव का इश्यू होना चाहिए? चलिए ठीक। एक सवाल, अगर माइक इनके पास है, माइक इनके पास है, आपने नहीं पूछा अभी, पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम आद्या गुप्ता है। आई वांट टू आस्क कि सर, वैसे तो बीजेपी 9 ईयर्स से है, 9 साल से हमारी वो रही है, लेकिन अगर अभी भी वो जीतती है तो वो पावर्टी के लिए पॉलिसीज़ क्या क्या लाएगी? क्योंकि उसने 9 साल में तो बहुत अच्छा करा पावर्टी के लिए, गरीबी के लिए, लेकिन अगर और कोई पार्टी जीतती है तो उससे बेटर पॉलिसीज़ ला पाएगी वो? जी भावेश जवाब देने। मेरे ख्याल से जो भी अभी आने वाले चुनाव में हम सभी लोगों को मैनिफेस्टो पे जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी पार्टी, कौन सी अलायंस क्या अपने प्रोमिसेस लेके आती है, और उन्हीं को ध्यान में रखते वोट करना चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों ही पार्टी इस चीज़ों में आगे है और दोनों ही चीज़ें कुछ न कुछ घोषणा करेंगे। एक आखिरी सवाल आज का हो जाएगा, पूछिए बस। नमस्कार सर, मेरा नाम संजना है। मेरा प्रश्न ये है कि उड़ीसा आज भी अन्य राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी पॉवर्टी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है उड़ीसा में।
बीजेपी इस चीज़ पे उड़ीसा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बीजू जनता दल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, और इसलिए वो बहुत पिछड़ा हुआ राज्य हो रहा है उड़ीसा। आप गई हैं उड़ीसा कभी? मैं उड़ीसा से ही हूँ। अच्छा, आप उड़ीसा से ही हैं? मैं इस मामले में कह दूं, देखिए आप दूसरे जो जहाँ पे उड़ीसा एक ऐसा स्टेट जहाँ पे एसटी आबादी बहुत ज़्यादा है, आप उसको किसी दूसरे एसटी पॉपुलेटेड स्टेट से कंपेयर कीजिए तो उड़ीसा उन राज्यों से बहुत बढ़िया कर रही है। जहाँ पे देखिए जो नवीन पटनायक की सरकार है, ऐसे बार बार रिपीट तो इसलिए हो रही है क्योंकि वो अच्छा काम जरूर कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक बात हुई कि वहाँ पे बीजेपी क्यों अच्छा नहीं करे, तो शायद आप पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में एक मैच फिक्सिंग भी चल रहा है, शायद ये वजह हो। नहीं, उड़ीसा की बात आपने बताई, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। नवीन पटनायक बार बार क्यों वहां से चुन करके आते हैं? हमारे जैसे गांव में ही नवीन पटनायक जी चावल बहुत कम दाम में देते हैं, जिससे लोगों को काम नहीं करते, खाना मिलता है आराम से कम पैसों में, इसलिए वो वोट भी सिर्फ नवीन पटनायक। एक छोटा कमेंट समीर जी का, डेवलपमेंट को ज्यादा ध्यान बिल्कुल ये कारण नहीं हो सकता कि सिर्फ चावल सस्ता दे रहे तो उसके कारण की सरकार रिपीट हो रही है। नवीन पटनायक लंबे समय से मुख्यमंत्री है और एक बेहतर मुख्यमंत्री वहाँ साबित हुए, इसलिए लगातार राज्य की जनता उन्हें चुनाव जिता रही है। और उनका रहन सहन भी ये बताता है कि वो कितने सादगी के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि नवीन पटनायक बहुत ऐशो आराम से रहते हैं और राज्य की जनता गरीब है, वह खुद सादगी से रहते हैं और लगातार उन्होंने डेवलपमेंट के काम उड़ीसा में किए और यही कारण रहा कि उड़ीसा की जनता ने उन्हें। चलिए सर, आज हमने उड़ीसा समेत बहुत सारे राज्यों की चर्चा की है। आपने जो ये सर्वे देखा, आपने जहां आज प्रोग्राम रोका है वो फिगर है 282, जो भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में मिला था। 282 सांसद जीते थे और वैसे 272 का आंकड़ा जरूरी है। अब ये 118 और 110 कब वहां पर 272 वो फ्री बीज पर रुका है, सस्ता चावल। ये चलिए तो अब देखिए यहां से ये 282 सीटों से आगे कहां तक पहुंचनी है इंडिया अलायंस या एनडीए की टैली। एनडीए फिलहाल 118 पर और इंडिया अलायंस 110 पर। आगे आपको बता दें, आप आज जैसे वर्ल्ड कप का पहला मैच शुरू हुआ है, आप इसको एक छोटा सा टेस्ट मैच की तरीके से लेकर के चलिए और रोज जुड़िए हमारे साथ 4 बजे से डॉट और 7 बजे तक हम बात करेंगे 2024 के चुनाव। आज की परिस्थिति में अगर आप वोटर के पास लेकर के जाएं तो वो क्या जवाब देता है। आज कुछ सीटों की बात हुई है, राज्यों की बात हुई है, कल 4 बजे से इस सर्वे को फिर आगे बढ़ाएंगे हम यहीं से। इंडिया टीवी CNX का सर्वे, अब की बार जनता किसको देखना चाहती है सरकार में? दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां अगर चुनाव हो तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कल शाम 4 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।